This conference will now be recorded. राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टुडेस ट्रेंड्स एंड हाउ प्रोग्रामिंग सॉल्व्स ईच केस, राइट। देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं एक सबसे पहले इससे कि व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुड वी चूज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब हमें अपना कुछ काम करना है या कुछ डेवलप करना है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि कौन सा स्टैक लें, किस प्रोग्रामिंग स्टैक में क्या डेटाबेस होना चाहिए या क्या लैंग्वेज होना चाहिए, क्या चूज करें, स्टार्ट कहाँ से करें, राइट। तो इसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे एंड थोड़ा सा इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, हम बना क्या रहे हैं, एंड उसके हिसाब से क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑलरेडी मार्केट में है जो लोग यूज कर रहे हैं उस यूज केस से रिलेटेड, एंड हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस और हमें क्या आती है, राइट, या हमें क्या नया सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ है आज। एंड आगे बढ़ते हैं। तो अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो लाइक दीज आर दी बेसिक मतलब ब्रांचेस हैं, चार पांच, इसके अलावा भी हो सकती हैं, बट मोस्टली ब्रॉडली अगर आप देखो तो आपको ऐसे ही कुछ दिखेगा कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, रोबोटिक्स, सिक्योरिटी, राइट, इन्हीं इन्हीं सब में मोस्टली हमारी सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ जोड़ सकते हो, जैसे कुछ हो गया आपका गेम डेवलपमेंट हो गया या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह हो गया, राइट, उनको उनको भी जोड़ सकते हैं हम इसमें। बट मोस्टली ब्रॉडली मैंने यही रखा है सब यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के सब लोग इसी से रिलेटेड मिले हैं आपको, राइट। तो जब जब मैं पूछता हूँ कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, तो हो सकता है कि मैं इनमें से किसी एक यूज केस को मैं फॉलो कर रहा हूँ एंड उसके बेसिस पे आई हैव टू चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको एक थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं कि एक यूजर जो है डेटा के साथ लार्जली कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। तो उसका इंटरेक्ट करने का ये चार बहुत कॉमन जरिए हैं जिससे वो इंटरेक्ट करेगा। जैसे पहला हो गया आपका एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, राइट, वेबसाइट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, आईओटी डिवाइसेस, कायोस, केटी, राइट, ये सब हो गए। इसके अलावा भी कुछ होंगे, जैसे आपका टेलीफोन हो गया या फोन कॉल्स हो गए, राइट, उन सबके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, बट वो इस कोर्स के स्कोप के थोड़ा सा बाहर है, तो वो उसको रहने देते हैं। यहाँ पे इन पे फोकस करते हैं थोड़ा सा कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन। देन आईओटी डिवाइसेस भी हम बात कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आईआईटी के फील्ड में थोड़े से एक्सपर्ट हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन उनसे पूछना चाहते हो उनसे ही पूछ सकते हो आप, राइट। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर मोस्टली आपका विंडोज, मैक, लिनक्स के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है, जब डेवलप कर रहे होगे। कुछ अलग केसेस मिल जाएंगे, कुछ नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिल जाएंगे, बट वो इतना कॉमन नहीं है, तो मैंने इसमें डालना सही नहीं समझा, राइट। अब डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाने के मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस आर लाइक सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, राइट। तो ये मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको डेवलपर्स यूज करते हैं आज की डेट में। अब ये क्या क्या मतलब डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में फॉलो करते हैं, जैसे आपका हो गया कर्नल। कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एक बेसिक कोर है, राइट, विच इज ऑलवेज इन दी मेमोरी, जो मतलब कल हम बात कर रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की। तो कर्नल इज ऑलवेज रिसाइडिंग इनसाइड दी प्राइमरी मेमोरी। आप सिस्टम स्टार्ट करो, कर्नल बूट हो जाएगा आपका, वो मेमोरी में रहेगा जब तक आप सिस्टम शट डाउन नहीं करते। तो कर्नल इज लाइक दी मतलब कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल्स लिख सकते हैं हम उसमें, कर्नल कोड करते हैं। सी, सी प्लस प्लस खासकर उसमें यूज होती है। फिर ड्राइवर्स, ड्राइवर्स में क्या आ गया आपको, जैसे आपने माउस डाला, माउस को कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल आपने कोई इंस्टॉल किया, पेरिफेरल मतलब कोई एक्सटर्नल डिवाइस आपने उसमें इंस्टॉल किया, प्रिंटर इंस्टॉल किया, उसका ड्राइवर होता है, राइट। तो ये ड्राइवर्स भी इन्हीं लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। कुछ यूआईज बनाते हैं हम लोग, कुछ गेम्स बनाते हैं, राइट। तो सी, सी प्लस प्लस में बहुत अच्छे से वो गेम्स बनते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी गेम्स बनते हैं वो, राइट। यूनिटी काफी लोगों ने नाम सुना होगा। तो गेम्स में वो सब आ गया। अब डेटाबेसेस है, डेटाबेसेस जैसे आपका माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, और भी होते हैं, मोंगो डीबी, राइट। तो जैसे माइस्क्यूएल है वो सी, सी प्लस प्लस में लिखा गया है काफी हद तक, राइट। तो कॉम्बिनेशंस बनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके मॉड्यूल्स बना लेते हैं छोटे छोटे, और हर मॉड्यूल को आप अलग अलग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो, एंड देयर आर सम मैकेनिज्म्स जिससे आप सबको कंबाइन कर सकते हो लास्ट में, राइट। तो इट्स द आंसर इज हर एक चीज के लिए जितने भी यूज केसेस मैंने पिछले स्क्रीन में दिखाए थे यहाँ पर, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप आई डोंट थिंक कि कंप्लीटली एंड टू एंड किसी चीज को टारगेट कर सकते हो। तो द आंसर इज सब्जेक्टिव कि व्हाट इज योर यूज केस, राइट। अब मुझे जैसे गेम्स बनाने हैं, तो गेम्स बनाने के लिए आई वुड प्रेफर कि सी, सी प्लस प्लस हो, क्योंकि
सी सी प्लस प्लस आर मोर क्लोज टू द बेयर मेटल। बेयर मेटल से मेरा मतलब है जैसे आपका रैम हो गया या फिर जो जो भी आपके फिजिकल रिसोर्सेज हो गए उनके जो ज्यादा क्लोज है लैंग्वेज, जो ज्यादा इजीली ट्रांसलेट हो जाती है, बाइनरी लैंग्वेज या लैंग्वेज इन विच द सिस्टम अंडरस्टैंड्स। तो उस लैंग्वेज में अगर मैं ट्रिपल ए गेम्स लिखूंगा, जैसे बहुत हाईफाई गेम्स लिखूंगा, तो इट वुड बी बेनिफिशियल, राइट। अब ऐसे आपके यूज केसेस हैं। अब मुझे जैसे सिर्फ अपना यूआई पे फोकस करना है, आई डोंट वांट कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो, तो आई वुड यूज जावास्क्रिप्ट, इलेक्ट्रॉन जेएस यूज करूंगा उसके लिए मैं, है ना। तो वो भी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन जेएस से भी आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो इट डिपेंड्स। अब जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर अगेन सी प्लस प्लस में लिखा गया है, राइट। वीएलसी का आई थिंक सब लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। वीएलसी मीडिया प्लेयर इज लाइक विंडोज मीडिया प्लेयर। अगर सुना है तो आई थिंक वैसे ही कुछ एज्यूम कर सकते हो। वीएलसी मीडिया प्लेयर टू प्ले मूवीज, टू प्ले वीडियोस, सॉन्ग्स कंप्यूटर के अंदर चलाने के लिए बहुत फेमस है, राइट। वो सी प्लस प्लस में लिखा गया है। तो इट डिपेंड्स कि मतलब सब लोग एक चीज यूज नहीं करते और एक चीज सब जगह यूज नहीं होती, राइट। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट यूज केस देखते हैं। जैसे वेबसाइट का है हमारा, तो वेबसाइट में लार्जली जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, ठीक है, लार्जली। अब जावास्क्रिप्ट में भी जैसे हमारे पास होगी वनीला जेएस। और वनीला जेएस क्या, इट इज द आई थिंक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट, आप इसको बोल सकते हो कि एक एक मतलब प्रॉपर जावास्क्रिप्ट ही हो गई वो। और बाकी सारे जितने आगे मैंने लिख रखे हैं, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, जेक्वेरी, व्यू जेएस, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। इनमें फ्रेमवर्क क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट एक आपकी मेन लैंग्वेज हो गई, उस लैंग्वेज को कुछ अलग अलग उसमें जैसे वेरिएबल्स हम बनाते हैं, जैसे हमने कल बात करी थी, तो वेरिएबल बनाने का तरीका अलग हो गया, पर्पस अलग हो गया कोई नई चीज सॉल्व करने का। या जावास्क्रिप्ट अपने आप में बहुत बड़ी लैंग्वेज है, हमें उसका कुछ छोटा सा पार्ट चाहिए, राइट। तो वो छोटे से पार्ट को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की तरह उतार दिया और उसको कुछ नाम दे दिया, जैसे रिएक्ट जेएस दे दिया या जेक्वेरी दे दिया, तो सॉल्व अ पर्टिकुलर यूज केस, राइट। तो ये सारी चीजें हम वैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट आपको हर ब्राउजर में मोस्टली, तो मोस्टली मेरे ख्याल से सब जगह शायद होगी होगी। आई डोंट थिंक कि कोई भी वेबसाइट बिना जावास्क्रिप्ट के चल रही होगी, राइट। इफ दे आर देयर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ देम, राइट। बट टू माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, आई हैव सीन जावास्क्रिप्ट इन ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट। जावास्क्रिप्ट तो चाहिए ही चाहिए। आप स्टैंड अलोन एचटीएमएल पेजेस बना सकते हो, स्टैंड अलोन वेबसाइट बना सकते हो बिना जावास्क्रिप्ट के, बट वो फिर ज्यादा कुछ काम नहीं करेगी उसका, मतलब सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने का काम होगा, दैट्स इट। वो बिना जावास्क्रिप्ट के सर्वाइव कर जाएगा एक पेज, ठीक है। तो बट अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, देन यू हैव टू मेक जावास्क्रिप्ट। आपको यूजर को कहीं पे क्लिक करवाना है, देन यू हैव टू यूज जावास्क्रिप्ट। तो ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक यूज था कि जो आपको फ्रंट पेज पे दिख रहा है, उसके पीछे अगर कुछ भी आपको पेज के पीछे कुछ स्क्रिप्ट चलानी है या कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाना है जो उस पेज पे कुछ लोड करेगा या फिर यूजर के क्लिक करने पे इंटरेक्ट करेगा, तो द यूज केस इज जावास्क्रिप्ट, राइट। यू हैव टू यूज जावास्क्रिप्ट इन दोस केसेस। फिर एचटीएमएल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है हमारा एचटीएमएल, एक एक सिंपल वेब पेज बना देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के एंड में, उनके यूआरएल के एंड में डॉट एचटीएमएल लिखा होता है, राइट। तो एचटीएमएल इज अ वे, मतलब एक मार्कअप है लैंग्वेज, एक टेम्पलेट काइंड ऑफ थिंग है। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं, कुछ टैग्स डिफाइन करते हैं, जैसे हेडर हो गया या फिर हमारा फुटर हो गया, बॉडी टैग हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, इस टाइप के हमारे टैग्स होते हैं काफी सारे एचटीएमएल के अंदर। ये सारी चीजें हम देखेंगे, बस अभी जान लेते हैं कि है क्या। आने वाले फेज में देखते हैं इन सब चीजों को डिटेल में, बट आज की जो क्लास है वो थोड़ा टर्म्स के ऊपर फोकस करते हैं कि एचटीएमएल है। फिर सीएसएस है। सीएसएस क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जब हम एचटीएमएल लिख रहे हैं तो उनका कोई स्टाइल नहीं है, वो बस गंदा सा एक बटन आपके सामने दे देगा अगर आप वहाँ पे बटन बनाओगे तो। अब उसको स्टाइल देना है तो यू हैव टू यूज समथिंग लाइक सीएसएस। और कभी कभी आप चाहते हो स्टाइल के ऊपर कुछ एनिमेशन आए, तो यू हैव टू यूज समथिंग लाइक जेक्वेरी, जो जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है, राइट। तो वेबसाइट्स मोस्टली जो फ्रंट एंड आप देखते हो, ये दिस इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इनमें वेरिएशंस आ सकते हैं, जैसे सीएसएस के साथ यू कैन यूज एससीएसएस। एससीएसएस आपका रूबी के बेस पे हो गया कुछ, ठीक है। एंड एचटीएमएल के अलावा देयर समथिंग लाइक एचएमएल, हैमल करके भी एक चीज है जो अल्टीमेटली शायद एचटीएमएल में कंपाइल होती है, राइट। तो यू कैन यूज दिस स्टफ एंड इसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और बट अभी के लिए बस टर्म्स हम क्लियर कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कभी यूज करें कि जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल सीएसएस, एंड द पीपल दे आर नॉट अवेयर, तो उनको बस एलियन टर्म्स ना लगे, बस ऐसा हो कि हाँ पहले सुन रखा है, आगे चल के वी कैन एक्सप्लोर मोर ऑन दिस, करेक्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। मोबाइल एप्लीकेशन में हमारे पास एंड्रॉयड, आईओएस,
ये दो लार्ज मतलब मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो इंडिया में लोग यूज करते हैं, लाइक एंड्रॉइड फोन हो गया या आईओएस फोन हो गया। इसके अलावा भी हैं सोनी एरिक्सन, फिर पहले ब्लैकबेरी आता था, राइट, बाडा ओएस आता था पहले सैमसंग में, फिर आपके विंडोज के फोन आते थे, राइट। तो वो सब मार्केट में थोड़े से ऑब्सोलीट होते जाते हैं धीरे धीरे करके। बट एंड्रॉइड इज लाइक 90% ऑफ इंडियन मार्केट शेयर, 90% इंडिया का मार्केट एंड्रॉइड के पास है। 2 पॉइंट समथिंग परसेंट आई थिंक आईओएस के पास होना चाहिए। ये शायद कुछ 2019 में कुछ डेटा था जो मुझे कुछ याद है, राइट। एंड एंड्रॉइड की अगर आपको कोडिंग करनी है, एंड्रॉइड में अगर आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो देन जावा एंड कोटलिन। कोटलिन जो है अभी लेटेस्ट ही आई है, जावा बट बहुत पहले से यूज हो रही है। कोटलिन उसके बाद में आई है, एंड बाय लेटेस्ट आई डोंट मीन कि मतलब इस साल आई है या एक दो साल पहले आई है, इसको काफी टाइम हो गया मार्केट में, बट जावा के बाद आई है कोटलिन, राइट। iOS में वी हैव स्विफ्ट एंड ऑब्जेक्टिव सी। ये भी दो लैंग्वेजेस हैं जो हमारा iOS का कोड लिखने में हेल्प करती हैं। पहले लोग ऑब्जेक्टिव सी पे करते थे, उसके बाद लोग स्विफ्ट पे करने लगे, राइट। सो स्विफ्ट वाज द लेटेस्ट, स्विफ्ट इज द मोर रीसेंट वन जिसमें लोग iOS की एप्लीकेशंस बनाते हैं। फिर अच्छा, अब इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि एंड्रॉइड के लिए आई कैन नॉट यूज स्विफ्ट, मतलब वो डायरेक्टली कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज अ यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। iOS भी यूनिक्स बेस्ड है, बट इनकी ब्रांचेस अलग अलग हैं, ठीक है। तो एंड्रॉइड जो है आपका, वो एक ऐसा उसका आर्किटेक्चर ऐसा है जो ये सारी लैंग्वेजेस डायरेक्टली कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको कंपाइल करने के लिए उसको बाइट कोड उसका जो बन के आता है ट्रांसलेट करते हैं, तो जावा और कोटलिन आर मोर सुटेबल। सी प्लस प्लस में भी हम कुछ कर सकते हैं टू, मतलब टू मेक देम लाइक कंपैटिबल टू द ड्राइवर्स व्हिच आर इंस्टॉल्ड इन iOS। और ग्राफिक्स काफी सारे एंड्रॉइड के सी प्लस प्लस में लिखे रहते हैं, right? But Java or Kotlin, like they are sufficient to make a end-to-end application. अकेले sufficient हैं, Kotlin can survive without Java also, but कुछ use cases में we might have to write Java और Kotlin का mixture, ताकि developing an app becomes more easier. Like कुछ कुछ मैं कोड लिखूंगा जो Kotlin में लिखना आसान है, कुछ कोड लिखूंगा Java में लिखना आसान है, right? तो वो वाले use cases भी हैं। ऐसे ही सेम टू सेम हमारा Swift और Objective C के साथ भी है ना। iOS पे थोड़ा बाद में फोकस करते हैं, एंड्रॉइड पे हम इस कोर्स में फोकस करने वाले हैं ज्यादा, राइट। iOS के लिए बट जो जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे, हम बनाएंगे एक हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाएंगे, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में कोशिश करेंगे, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव दोनों करने की पूरी, राइट। एंड फ्लटर क्या है या हाइब्रिड क्या है, पहले तो एक एक ऐसा सोल्यूशन जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पे कोड कर सके। मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, तो अगर किसी को लग रहा हो कि कहीं मतलब फास्ट जा रहे हैं तो प्लीज मुझे रोक के पूछ सकता है, करेक्ट। सर जी आज तो मैं लॉस्ट हूँ पूरा। लॉस्ट, ओके। अच्छा, मे बी बिकॉज स्पीड थोड़ा ज्यादा हो गया था। स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई है, ओके Excuse me, sir. ओके। सर हाइब्रिड का कोई एग्जांपल है क्या? हाँ, हाइब्रिड एप्लीकेशन आपकी जैसे फ्लटर रिएक्ट नेटिव में एप्लीकेशन लिखी जाती हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम शुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर हाइब्रिड। इंस्टाग्राम इज लार्जली रिटन इन रिएक्ट नेटिव, ओके। मैं एक काम करते हैं, थोड़ा सा तेज हो गया है, मुझे भी फील हो रहा है। एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ, एंड मैं हर पॉइंट पे आपसे पूछूंगा कि आपको कहीं डाउट है, तो आप प्लीज मुझे रोक के बता देना कि आपको क्या डाउट है, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई मेंट टू से कि हमें स्टार्ट हमने कैसे किया था कि व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड वी चूज, कि हम जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम को किस लैंग्वेज में बनाए। बाजार में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि कौन सी लैंग्वेज हम सीख लें कॉलेज में जिससे हमारा कंपनी में सिलेक्शन होता है। इस टाइप के बहुत बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो उसका एक बहुत कोई सीधा साधा आंसर नहीं है कि आप ये पढ़ लो एंड आपका सारा प्रॉब्लम। अक्षता, कैन यू डू यू हैव सम क्वेश्चन, अक्षता? कूल। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ना हो ना तो प्लीज माइक म्यूट पे रखिए ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, वरना बैकग्राउंड नॉइज आती है, फिर फ्लो भी टूट जाता है पढ़ाते पढ़ाते, एंड काफी लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो बस एक जेंटल रिक्वेस्ट है मेरी, राइट। तो हाँ, सो आई वाज सेइंग कि व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुड वी चूज, करेक्ट।
तो इसका कोई सीधा साधा आंसर नहीं है। अब इसको टैकल कैसे करेंगे ये मैं डिस्कस कर रहा था कि लुकिंग एट ब्रांचेस ऑफ द कंप्यूटर साइंस, एक थोड़ा पीछे से ऊपर से देखने की कोशिश कर रहा था मैं। तो उसमें कुछ सामने जो चीजें आई, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, रोबोटिक्स, सिक्योरिटी, राइट। तो यहाँ पे कोई कुछ पूछना चाहता है या कोई कुछ बताना चाहता है एक्स्ट्रा? सर अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ देखा जाए रुद्र पहले तो आपकी सुनते हैं and फिर बाद में अपन आगे। तो हाँ, सर अगर रुद्र। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर एक लैंग्वेज को ये ना करना C++ या जावा। देखो, सी प्लस प्लस या जावा जो है ना, ये गलत परसेप्शन है कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग अपने कॉलेज स्टार्ट करते हैं तो हमें एक कोई लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वो होती है सी या सी प्लस प्लस मोस्टली। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में पाइथन से स्टार्ट करते हैं, बट मोस्टली सी सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको समझना थोड़ा सा आसान है ना। तो लोगों को लगता है कि इसी में प्रोफिशिएंसी कर लो ताकि ये हमें आगे चल के हेल्प करेगा, क्योंकि सी सी प्लस प्लस हमने मतलब फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं और उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हो भी जाते हैं क्योंकि ट्यूरिंग कंप्लीट लैंग्वेज है। जैसे एक ट्यूरिंग मशीन होती है, तो ट्यूरिंग मशीन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, तो वो ट्यूरिंग कंप्लीट होती है लैंग्वेजेस अपने आप में। तो दे आर लाइक एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द यूज केसेस। तो लोगों को लगता है कि प्रोग्रामिंग जो है सी सी प्लस प्लस से स्टार्ट हुई है एंड हम यही सी करेंगे और हमेशा इस पे आगे बढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। सी सी प्लस प्लस में अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोड करना दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, राइट। मतलब उसमें कोड करने में इतनी आफत आ जाती है कि अक्सर मैंने प्रोजेक्ट्स डंप होते देखे कि इसमें आगे और कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऐसा भी केस होता है। लाइक लोगों को ये नहीं पता होता कि दूसरी लैंग्वेज में लिखकर अभी तक जो कोड लिखा है उनको कंपाइल एक साथ भी कर सकते हैं हम लोग, दो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं। तो वो लोग जिनको इस टाइप की नॉलेज नहीं होती, वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट ही डंप कर देते हैं पूरा। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आई वोंट से कि सी सी प्लस प्लस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट येस, इफ यू आर targeting for a particular company and that company requires you to code in C C++ or another language such as React Native or React JS, तो उस हिसाब से अपना मोटिव बना लो कि मुझे वही चाहिए लैंग्वेज या वही करूंगा मैं। इफ लाइक दैट इज द अल्टीमेट कंपनी एंड उसके अलावा आप किसी और कंपनी में नहीं जाना चाहते, ठीक है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड दिस, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज कर रहे हो और बाकी लैंग्वेजेस नहीं कर रहे, हमने फर्स्ट डे पे डिस्कस किया था स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट। तो बीइंग अ स्पेशलिस्ट इज ओनली अ स्पेशलिस्ट इज बैड, बट जर्नलाइज स्पेशलिस्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो वही है आंसर, इसका थोड़ा सा सटल सा आंसर है कि अगर आप किसी कंपनी के लिए फोकस कर रहे हो, वही आपका लाइक जिंदगी का एम है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, go try to get expertise in that language while having an open mindset for other languages also। बस ये पता हो एटलीस्ट कि बाकी लैंग्वेजेस को मैं यूज कैसे करके वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा। बट एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आई डोंट थिंक ही वुड एवर स्टिक टू वन लैंग्वेज इन हिज लाइफ, एंटायर लाइफ, राइट। और कोई कंपनी नहीं चाहिए एक कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर करने का जिसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है और बाकी लैंग्वेजेस में उसका कोई हाथ ना हो, करेक्ट। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। मतलब सर एक लैंग्वेज पे कोई अच्छे से प्रोफिशिएंसी कर ले और बाकी सबका बेसिक फील मतलब 2-4 लैंग्वेज का होना चाहिए। हाँ देखो, इंजीनियरिंग का पर्पस क्या है, ठीक है, मतलब वो डिग्री वाला इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं, एक बार ऐसी इंजीनियरिंग समझते हैं कि इंजीनियरिंग है क्या। जब मैं बोलता हूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आई शुड हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। एटलीस्ट कुछ नॉलेज होना चाहिए या कुछ कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए उस प्रॉब्लम को लेकर अपने इसी फील्ड से रिलेटेड, राइट। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कुछ मतलब न्यूरो सर्जरी का कुछ जाने, वो एडिशनल बेनिफिट है, बट आई वोंट एक्सपेक्ट। बट अगर हाँ एंटीवायरस के बारे में बात करनी है या फिर कुछ गेम बनाने के बारे में बात करनी है, राइट, या फिर कुछ आईओटी से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, आई वांट टू नो हाउ अ सर्वर वर्क्स, आई शुड नो कि उस लैंग्वेज में मैं एक सर्वर बना सकता हूँ, उस लैंग्वेज में मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए। बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक लैंग्वेज पकड़ सकते हो, एक लैंग्वेज में ही, क्योंकि आपको कोड लिखना होगा, है ना। और दैट कैन बी एनी लैंग्वेज। मोस्टली कंपनीज जो है, अच्छी कंपनीज जो है, वो कभी भी आपको ये फोर्स नहीं करेंगे कि आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखो, ठीक है। आपके चॉइस ऑफ प्रेफरेंस आपको देंगे एंड यू कैन कॉल देम आउट इन इन दैट लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस, ऐसा होगा, ठीक है। ओके सर। कोई और भी कुछ कह रहा था? हाँ सर, अभी ये जो ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है,
इन सब में लैंग्वेजेस यूज होती है, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, रोबोटिक्स एंड सिक्योरिटीज। बिल्कुल बिल्कुल, लैंग्वेजेस आपको आपकी गाड़ी में भी मिलेंगी। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जावा मिल जाएगा, नहीं तो सी सी प्लस प्लस मिल जाएगा, राइट। उसको छोड़ के हमारे जो राफेल हमने खरीदे हैं उसमें भी हमें सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, हम्म हार्डवेयर में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड वो भी लैंग्वेजेस में लिखे गए होंगे, कुछ ना कुछ लैंग्वेज उसमें यूज की गई होगी। मोस्टली जैसे सी सी प्लस प्लस आपको हार्डवेयर में एम्बेड करके मिल जाता है, एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं हार्डवेयर के अंदर, दे आर largely written in C C++ because they are like more close to the system. Okay, so for hardware, I can assume that C++ is more suitable language. नहीं, ऐसा नहीं एज्यूम करो, ऐसा एज्यूम इसलिए मत करो क्योंकि वो भी यूज केस टू यूज केस डिपेंड करेगा, बट यस, मोस्टली पीपल यूज सी सी प्लस प्लस बिकॉज इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। Okay, सूटेबल so बोलना सही नहीं mostly. है, Mhm. करेक्ट। सूटेबल बोलना सही नहीं है क्योंकि यूज केस अगर कुछ नया आ गया तो उसमें सूटेबल बेकार हो जाएगा, बट यस वी कैन Mhm. से इट सॉल्व्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, Okay, and राइट। okay, robotics and security. रोबोटिक्स और सिक्योरिटी में भी आपका हार्डवेयर टाइप है, सिक्योरिटी डिपेंड्स, लाइक आई कैन राइट अ फायरवॉल कंप्लीटली इन पाइथन, है ना। सिक्योरिटी की अगर बात कर रहे हैं, आई कैन राइट अ कंप्लीट एंड टू एंड फायरवॉल इन पाइथन। और जैसे सिक्योरिटी में आपका फिर की स्ट्रोक्स भी आ गए, लाइक यू वांट टू मेक अ की लॉगर काइंड ऑफ थिंग टू मेक योर कंपनी मोर सिक्योर। जैसे आपके एम्प्लॉइज कुछ टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड पे एंड यू वांट टू Mhm. गेट दोस जेस्चर्स कि उन्होंने क्या क्या टाइप किया एंड टू एंड। जैसे बहुत बहुत Mhm. एकदम कॉन्फिडेंशियल कोई प्रोग्राम पे काम कर रहा है एंड कोई डेवलपर है किसी कंपनी का, बट द ओनर वांट्स टू मेक श्योर कि वो कुछ मतलब फॉल्स उसमें कोड नहीं लिख रहा, तो व्हाट ही विल डू है ही विल इंस्टॉल अ की लॉगर। तो वो भी एक सिक्योरिटी का मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, कि जो भी डेवलपर वहां पे कोड लिख रहा है दैट विल बी की लॉग्ड, उसके एक एक की को हम लॉक कर लेंगे, तो दैट दोस की लॉगर्स आर आल्सो मेड इन पाइथन एंड टू एंड पूरा। Okay. ऐसे होते हैं। और रोबोटिक्स में भी आपका हार्डवेयर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया रोबोटिक्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पाइथन में लिखते हो, हार्डवेयर का कम्युनिकेशन Mhm. आप सी जावा में कर सकते हो, पाइथन में भी कर सकते हो आप। ऐसे ऐसे यूज केसेस होते हैं इसमें, Okay. राइट। Cool. Hmm. आगे आगे बढ़ते हैं, अगर किसी और को कोई डाउट नहीं है तो। ओके ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि ये तो मतलब एक एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की तरफ से हो गया। मतलब एकदम फर्स्ट ओवरव्यू जब हम देते हैं तो ऐसे लेंगे, बट दूसरे तरीके से अगर देखें यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूजर जो है डेटा के साथ कैसे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो लाइक दिस इज येट अनदर वे टू लुक एट दैट हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी यूटिलाइज्ड इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस। तो डेटा से मेरा मतलब क्या है कि मतलब एनीथिंग विच इज बीइंग सेंट ओवर द इंटरनेट, उसको मैं डेटा कह रहा हूँ, या फिर which is also not being sent over the internet, but it is responsible for handling or maintaining the user's state in current scenario, उसको मैं डेटा कह रहा हूँ। लाइक जो भी चीज एक यूजर को रिप्रेजेंट कर रही है उस चीज को मैं डेटा कह रहा हूँ, मे बी वो इंटरनेट पे जारी हो या फिर वो ऑफलाइन मेरे फोन के अंदर मेरे डेस्कटॉप के अंदर हो, वो डेटा है, राइट। मतलब डेटा का मतलब आई होप सब लोग समझते हो, करेक्ट। तो अब कॉमन यूजर उस डेटा से कैसे इंटरेक्ट करेगा, मतलब मोस्टली क्या क्या केसेस बनेंगे, तो उसके कुछ ये केसेस थे जो मैं सोच पाया। जैसे कि एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो गया, वेबसाइट हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन हो गए, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जैसे आपके इंफ्रारेड सेंसर्स वगैरह आ गए, राइट। आप एक कमरे में घुसे, आपकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो गई, उस टाइप के डिवाइसेस, राइट। फिर मोशन डिटेक्टर्स हो गए आईओटी में, कायोस में आपके एटीएम्स वगैरह आ गए, राइट, जो सेल्फ सर्विस के लिए यूज होते हैं, एयरपोर्ट्स पे यूज होते हैं कायोस, तो उस टाइप के आपके डिवाइसेस आ गए, राइट। तो ये मोस्टली लार्जली मतलब बोल सकते हैं कि दीज आर दी फील्ड्स जहाँ पे यूजर एक इंटरेक्ट करने वाला है किसी डेटा से, करेक्ट। तो इन इन एक एक केसेस को मैं खोल खोल के देख रहा था कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में मेरे पास जैसे विंडोज लिनक्स या मैक के लिए मुझे कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सी सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन और बहुत सारी लैंग्वेजेस हम यूज कर सकते हैं साथ में, इलेक्ट्रॉन जेएस, राइट। तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, मतलब ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन था? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ अगर किसी को समझ ना आया हो।
कर्नल्स मैंने एग्जांपल लिया है कि क्या क्या आप लिख सकते हो। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं सारे नीचे। जैसे कर्नल्स हो गए, कर्नल्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर। ठीक है, ये हमेशा आपके मेन मेमोरी में रिसाइड करेगा। एंड कर्नल्स लाइक विदाउट कर्नल्स ऑपरेटिंग सिस्टम वोंट एग्जिस्ट, ऐसा ऐसा केस बोल सकते हैं हम। एक बहुत छोटा सा कर्नल होगा या बहुत बड़ा सा कर्नल होगा डिपेंडिंग अपॉन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट कर्नल इज लाइक द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सारे कमांड्स वगैरह सब पूरा कंट्रोल होता है इस कर्नल के पास, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कर्नल को ऐसे समझ लेते हैं। तो वो सब चीजें एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में ही आ गया, राइट। सी सी प्लस प्लस बहुत फेमस है कर्नल्स लिखने के लिए। एंड काफी सारी जैसे इनफैक्ट बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जो है सी सी प्लस प्लस में काफी हद तक लिखा गया है, राइट। फिर ड्राइवर्स हो गए, मोबाइल के रहा हूँ, माउस के, कीबोर्ड के, प्रिंटर के, इन सब चीजों को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो बोलता है कि सर्चिंग फॉर ड्राइवर, इंस्टॉलिंग ड्राइवर। तो एक एक्सटर्नल डिवाइस को अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है, राइट, तो उसको कनेक्ट करने के लिए लाइक दे शुड हैव सम कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। तो उस मैकेनिज्म को नाम दिया ड्राइवर। तो उस ड्राइवर से हमें समझ में आएगा कि प्रिंटर हाउ इज अ प्रिंटर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रिंटर को कोई कमांड भेजना चाहता है तो कैसे भेजेगा। तो दैट मैकेनिज्म जो जिस जिस सॉफ्टवेयर से हम वो लिखते हैं उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ड्राइवर। तो वो भी हमारे काफी हद तक जावा, सी सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं, पाइथन में भी लिखे जाते हैं, बट लाइक दीज आर दी बेसिक लैंग्वेजेस जिसमें वो लिखी रहेंगी। ठीक है, गेम्स मैंने बताया था कि जो गेम्स हैं मोस्टली आपके बेयर मेटल, मतलब जो बहुत एकदम इंटेंसिव गेम्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई GTA का कोई ले लो, आप गेम ले लो, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप का कुछ गेम ले लो। तो हो सकता है कि वो, क्योंकि बहुत ट्रिपल ए एडवांस गेम्स है, तो उनकी कुछ लाइब्रेरीज जो है या कुछ मॉड्यूल्स जो है सी सी प्लस प्लस में लिखे गए हैं, राइट। आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि वो किस में लिखे गए होंगे, बट यस आई कैन थिंक कि वो सी सी प्लस प्लस में ही काफी हद तक हो सकता है लिखे गए हैं। मतलब काफी हद तक नहीं तो कुछ ना कुछ मॉड्यूल तो पक्का से उसमें रहा होगा। ठीक है, तो ये मतलब काफी लाइब्रेरीज होती हैं सी सी प्लस प्लस में जो इस टाइप के गेम्स लिखने में हमारी हेल्प करती हैं, राइट। फिर डेटाबेसेस हो गए। डेटाबेसेस क्या है, आपका डेटा स्टोर करने का एक बॉक्स काइंड ऑफ एज्यूम कर लो कि एक एक वेयरहाउस टाइप से एज्यूम करेंगे जिसमें हम यूजर का डेटा या फिर किसी और चीज का डेटा, किसी मशीन का डेटा उसमें स्टोर करेंगे, राइट। तो उसका बहुत फेमस एग्जांपल है माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, और भी हैं मोंगोडीबी, कैसांड्रा, राइट। तो इस टाइप के काफी सारे एग्जांपल्स हैं, बस अभी नाम जान लेते हैं, ये क्या होते हैं बाद में देखेंगे, राइट, डेटाबेसेस के। बट यस, डेटाबेसेस आर आल्सो रिटन इन लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा एंड पाइथन, करेक्ट। फिर इमेज ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग आ गए। जैसे एडोबी के सॉफ्टवेयर होते हैं, एडोबी फोटोशॉप बहुत लोगों ने सुना होगा, राइट। वो काफी हद तक उसमें सी प्लस प्लस यूज की गई है। यहाँ पे शायद मैंने टाइपिंग एरर कुछ कर दी है, 2 कॉमा डाल दिए, इग्नोर करते हैं, राइट। मीडिया प्लेयर्स आ गए, जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया, ठीक है, वो भी आपका उसमें लिखा गया है। डेटाबेसेस आई थिंक मैंने वापस से रिपीट कर दिया है, नो इश्यूज, राइट। फिर वेब ब्राउजर्स आ गए हमारे पास, जैसे आपका फायरफॉक्स हो गया। ये सारे भी इन्हीं इन्हीं लैंग्वेजेस से हम इनको पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें किसी को डाउट है कुछ? प्रशांत, जस्ट मैं एक बार चाहूंगा बोलना, मतलब इस चीज को आप करेक्ट कर देना अगर मैं कुछ गलत समझाऊं तो इसको। बोलूं मतलब? हाँ बिल्कुल, अरे एकदम। तो जैसे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो गया, मतलब जो सॉफ्टवेयर हम लोग अपने डेस्कटॉप पे देखते हैं या लैपटॉप पे देखते हैं या यूज करते हैं, राइट। Correct. और जो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, और एक सी हैश लिखा है, ये क्या है? सी शार्प। सी शार्प, ओके, सॉरी। तो ये सब हो गया लैंग्वेजेस जिसको यूज करके हम ये सब सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, करेक्ट? करेक्ट, हाँ। और नीचे जो आप कर्नल, ड्राइवर, और जैसे गेम, और जैसे VLC मीडिया प्लेयर, ये सब आप जो बोले, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। करेक्ट। अच्छा, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा केस या क्या सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, तो अगर हम जैसे विंडोज या लैपटॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम लोग सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन इस टाइप का यूज करेंगे, करेक्ट? करेक्ट। अब जैसे मैं VLC अगर बना रहे हैं तो ऐसा। हाँ, अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ कि अगर मैं सोचूं कि मुझे HTML से एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाना है, राइट। HTML पहली बात में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो HTML का केस नहीं लेते,
कुछ और केस लेते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क काइंड ऑफ jQuery काइंड ऑफ चीज ले लेते हैं एंड उससे अज्यूम करते हैं कि हमें एक डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर बनाना है। हो सकता है बन जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन जेएस है, उसको यूज करके उसके साथ हम HTML CSS की फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं, उससे वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा, बट वो कंट्रोल नहीं आएगा उस सॉफ्टवेयर पे, राइट? वो इतना मशीन रीडेबल नहीं बनेगा आपका, इतना मशीन इंटेंसिव नहीं बनेगा, राइट? बहुत सारे उसमें मेहनत करनी पड़ेगी वो, अगर आपको उस नीचे लेवल तक लेके जाना है। और फिर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू होता है। आपको मार्केट में अपना जब सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो सिक्योर भी हो। तो हमने बहुत सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर देखे हैं, या फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट यस, इनकी पायरेसी मार्केट में हो जाती है, राइट? एंड पीपल डू क्लेम, काफी लोग क्लेम करते हैं इस चीज को कि यस दीज हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इन द मार्केट, और इसमें बहुत हैवी फाइन होता है। तो मतलब नॉट नॉट सुटेबल कि पायरेसी वगैरह मत ही करो तो बेटर है, राइट? इनफैक्ट अगर इफ यू आर द सॉफ्टवेयर ओनर, तो मेक श्योर कि आपका जो सॉफ्टवेयर है इट हैज टू बी मोर सिक्योर। तो लैंग्वेजेस भी वैसे ही चूज करो जिसमें यू यू फील कि यस वी कैन मेक देम सिक्योर। और ये बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सी लैंग्वेज चूज करें। लाइक मैं एक क्लास में इसको एकदम ग्रैनुलर अप्रोच से नहीं बता सकता, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे ना, कंपनीज ज्वाइन करोगे, तो वहां पे बहुत महंगे महंगे डेवलपर्स हैं ऑन अ वेरी हाई पेरोल, हु डिसाइड कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, क्या स्टैक यूज करना चाहिए। पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स होते हैं इस चीज के पीछे, राइट? तो इतना आसान नहीं है, बट यस, आपका यूज केस हो सकता है आसान हो, एंड मोस्टली ऐसा होता है कि आपका यूज केस आसान मिल जाएगा आपको। लाइक आई थिंक 90% केसेस में इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, वी कैन अज्यूम कि आपका यूज केस इज गोइंग टू बी अ लिटिल इजी। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि मुझे कल मैंने कुछ नहीं बनाया, कल तक कुछ नहीं बनाया, और आज एकदम से मैं रफाल टाइप का एक एयरप्लेन बनाऊंगा और उसका मैं पूरा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इसमें लिख दूंगा। ऐसा यूज केस नहीं होने वाला है, आई होप, राइट? अगर वो एम हो सकता है कि हाँ पहले ग्रेजुअली अप्रोच करेंगे उस चीज को, राइट? बट यस, मोस्टली आपका केस इन सब चीजों से निकल जाएगा। यू कैन थिंक ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और कोई कुछ कहना चाहता है? अभिषेक, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट? हाँ हाँ हाँ, थैंक्स थैंक्स या गुड। आगे आगे चलेंगे, चलते हैं फिर। श्योर। अब दूसरा केस हो गया, यूजर जो है वेबसाइट से एंगेज करता है अपने आप को। वेबसाइट सब लोग यूज करते ही हैं। मुझे कांटेक्ट भी आप लोगों ने शायद वेबसाइट के थ्रू ही किया था, या मैंने भी आपको कांटेक्ट वेबसाइट के थ्रू ही किया था ना। लिंक्डइन पे कोई आया होगा, या फिर कोई इंस्टाग्राम से आया होगा, या फिर कोई वर्ड ऑफ माउथ के प्रमोशन से आया होगा, किसी ना किसी तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं वेबसाइट पे मिले होंगे, राइट? वेबसाइट सब लोग यूज करते हैं। वेबसाइट के पीछे हमें एक वेब पेज दिखता है, जो जो यूआरएल हम एंटर करते हैं, तो यूआरएल एंटर करने के बाद वो एक वेब पेज लोड करता है। वो वेब पेज हमारा HTML और CSS में लिखा गया होगा। उस वेब पेज के पीछे अगर कोई एडिशनल डायनेमिक कंटेंट लोड कर रहे हैं, या फिर यूजर के क्लिक पर हम कहीं और जा रहे हैं, तो वो हमारा हम कह सकते हैं कि वी वुड हैव यूज्ड जावास्क्रिप्ट फॉर दैट, राइट? एंड मोस्टली वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट यूज होती है। लाइक मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आई हैवंट सीन अ सिंगल वेबसाइट which is dynamic in nature and not using JavaScript, right? तो डायनेमिक से मेरा मतलब क्या है कि वही सिंपल, आप बटन पे क्लिक करो, दैट विल गिव यू सम रिस्पांस, राइट? आप कुछ एक्शन परफॉर्म करो, दैट विल गिव यू सम रिस्पांस। एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, वो डायनेमिक कंटेंट हो गया। कुछ सर्वर से कुछ नया डेटा लेके आना है, वो भी डायनेमिक कंटेंट हो गया। तो उसमें आपका जावास्क्रिप्ट यूज होगा। अब जावास्क्रिप्ट के कई सारे फॉर्म्स हैं, और सब लोग, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये सबके सामने रहता है कि कौन सा जावास्क्रिप्ट यूज करें, कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है, कौन सा कॉस्टली है, कौन सा फ्री में मिल जाएगा। इस टाइप के होते हैं, किसके आपके डेवलपर ज्यादा मिलेंगे आपको अपनी कंपनी में, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, राइट? एंड जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जावास्क्रिप्ट के, वनीला जेएस एकदम प्लेन प्योर जावास्क्रिप्ट होती है ये, ठीक है, बट फास्ट होती है काफी ज्यादा, थोड़ी सी बड़ी होगी साइज में। फिर आपका रिएक्ट जेएस आ गया, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, आई थिंक डेवलप्ड बाय एंड मेंटेन्ड बाय फेसबुक। तो ऐसा भी होता है कि जो लैंग्वेजेस फ्री है ना मार्केट में, कुछ कंपनीज क्या करेंगी, उसके ऊपर कुछ बनाना स्टार्ट कर देंगे एंड उसको पब्लिकली मतलब एक्सेसिबल कर देंगी, या फिर उसको कमर्शलाइज कर देंगे फ्री चीज को लेकर मार्केट में। तो कंपनी विल बी लाइक द मेंटेनर ऑफ दोस लैंग्वेजेस। तो इस केस में जैसे जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट जेएस
I think, like, I'm not 100% sure, but yes, React.js is somewhat maintained by Facebook, right? फिर AngularJS ऐसे ही आ गया हमारे पास, फ्रंट एंड लिखने के बहुत काम में आता है, राइट? jQuery आ गया, बहुत सारी एनिमेशंस वगैरह जो हम देखते हैं इंटरनेट पे, वेबसाइट के अंदर, एक बटन को क्लिक करके पीछे एकदम से उसका कलर चेंज हो गया इस टाइप से, या फिर उसको कोई स्प्लैश इफेक्ट आया, वो सारी चीजें हम jQuery और CSS के कॉम्बिनेशन से हम हैंडल कर लेते हैं, राइट? फिर HTML वेब पेज जो हम लिखते हैं, एक एक एग्जांपल दिखाऊं क्या इन सब चीजों का? तो एक एक कोई वेबसाइट खोल के देखते हैं हम लोग, ठीक है? हम कुछ विकिपीडिया लेके कुछ टाइप करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पे, राइट? अब जैसे ये एक वेब पेज खुला हुआ है, इसको देखने के लिए मैं जैसे ये बटन मुझे देखना है कि क्या है, कैसे बना है, तो राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ठीक है? एंड ये मुझे यहाँ पे इसका पूरा HTML का कोड दिखा देगा, देखो ऊपर लिखा भी है सर्च HTML। तो ये जितनी भी मुझे इस टाइप की कोडिंग दिख रही है कि HTML क्लास JS अनेबल्ड, JS मतलब जावास्क्रिप्ट अनेबल्ड, राइट? एंड हेड मैंने आपको बताया था टैग हो सकता है, ये देखो यहाँ पे इसको मैं मतलब देखूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो आई कैन हैव मल्टीपल कंटेंट्स इनसाइड इट, एक इस स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट साइड में लोड कर रखी है, ठीक है ना? तो ऐसे 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 चलती रहेंगी चीजें। स्टाइल यहाँ पे इसने CSS डिफाइन कर रखी है सारी, की विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी, अलग अलग एलिमेंट्स की, राइट? तो ये सारे आपके स्टाइल में आ गए। फिर बॉडी में अब ये देखो, इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूरा हाईलाइट करके दिखा देता है एरिया कि ये पूरी की पूरी बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये एक एलिमेंट हो गया div। अब इसमें इसने एक क्लास डिफाइन करके, बाद में बात करेंगे क्लास वगैरह क्या है, डोंट डोंट गो इनटू द कोडिंग कि क्या है ये सब क्या है, बट जस्ट एक जान लो कि एक एलिमेंट्स है सारे हमारे जो वेब पेज पे दिख रहे हैं, बहुत सिंपल सा, करेक्ट? तो अब जैसे इस पे गए तो यहाँ पे इसने एक इमेज लोड कर रखी है, और इमेज कौन से सोर्स आ रही है, वो सोर्स आ रही है। तो यू कैन सी ये जो इमेज अभी हम यहाँ देख रहे हैं फोटो में, होवर करके जो आ रही है, और जो इमेज यहाँ पे आ रही है वो सेम है। अब इमेज को अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा और तो मुझे इसका लिंक मिल जाएगा प्रॉपर, राइट? तो ऐसे हम देख सकते हैं सारी चीजें कि इमेज कौन सी PNG में है, किस फॉर्मेट में, सब हमें यहाँ दिख जाता है, राइट? और मैं चाहूँ तो यहाँ से इमेज डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये बस एक ब्राउजर के वो है, क्या कहते हैं, टूल है, जिसको यूज कर लो तो उनकी एक्चुअल वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से, राइट? और फॉल बैक इमेज को भी मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ से इमेज गायब होगी पीछे से, बट पेज वापस से रीलोड करूंगा तो मेरी इमेज वापस आ जाएगी। तो ये बस जस्ट काइंड ऑफ इंस्पेक्टर काइंड ऑफ विंडो है कि आप देख सकते हैं कि इस HTML पेज के ऊपर क्या क्या एलिमेंट्स आपके पास सामने हैं, और हर एलिमेंट के पीछे कुछ ना कुछ ये CSS यहाँ पे डिजाइनिंग कर रखी है कि डिस्प्ले उसका कैसा होना चाहिए, फॉन्ट साइज कैसा होना चाहिए, मार्जिन कैसा होना चाहिए। अभी कोडिंग में नहीं जा रहे, घबराना मत बिल्कुल भी, बस सिंपल ऐसा जान लेते हैं कि CSS इज फॉर डिजाइनिंग, HTML इज फॉर क्रिएटिंग दोस मार्कअप लैंग्वेजेस। और अगर हम इन सबको हटा दें तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ने लगेगा। देखो HTML को कुछ अभी ऊपर से हिला था, फॉन्ट फैमिली वगैरह सब हटाने पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर देखो उसका अलाइनमेंट चेंज हो गया, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट वो कहीं और पे होगा, राइट? तो CSS वही बेसिक, इट्स यूज्ड फॉर डिजाइनिंग, HTML is used for creating contents, and JavaScript is used for making those content responsive, उनका dynamic response मिल जाए हमको, ठीक है? इसके पीछे काफी सारी JavaScript भी अटैच्ड होगी, JavaScript का यहाँ पे कंसोल देख सकते हैं। ये खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई JavaScript नहीं है, लाइक दिस इज यूज फॉर, जो इसके पीछे JavaScript है उसमें आप कुछ कमांड लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे स्टोरेज अगर हम देखें तो शायद स्टोरेज में एम्प्टी फंक्शन है, कोई बात नहीं। तो मतलब इस टाइप की हमें यहाँ पे इसमें जावास्क्रिप्ट मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर पे जाते हैं तो अटैच जावास्क्रिप्ट मैं कोशिश करता हूँ कोई निकाल सके हम स्क्रिप्ट में। यस, यहाँ पे एक इन्होंने जावास्क्रिप्ट अटैच कर रखी है, ठीक है? तो बस ये एक बेसिक एग्जांपल है, इस पर इतना कंफ्यूज नहीं होंगे, लोड नहीं लेंगे इस पर ज्यादा, बाद में देखते हैं इन सब चीजों को। हम जब रिएक्ट नेटिव पे काम करेंगे तो प्रॉपर एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ही है, रिएक्ट JS का ही एक फ्रेमवर्क है, तो उस पर काम करेंगे हम काफी हद तक, एंड ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि चीजें हो क्या रही हैं, कैसे हो रही हैं। बट बस अभी ये जानना है कि जो काम की चीजें हैं, HTML एलिमेंट्स वगैरह सब क्या होते हैं, CSS कैसे डिजाइन करते हैं, या CSS यूज होती है डिजाइनिंग के लिए, बस वो बेसिक जानना है, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या क्या आ गए, तो ये वेबसाइट के लिए थे। इस यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. Okay, so to summarize in very easy language, what I understand is when you design a website,
So there are lots of element there. You have a column, you have a font size, you have image, you have some videos. So there are, and you have the entire body. So there are certain elements in coding which helps to identify those, or which helps to add features to those, right? So like JavaScript is used for something in the page, which I'll get to know later. Like CSS is for design, font, and everything. Uh, करेक्ट, I, एकदम सही, yeah. Okay, cool. राइट। तो मतलब मैं एक बार दोबारा से छोटा सा एक ब्रीफ मैं बता देता हूँ। HTML आर द एलिमेंट्स दैट वी सी ओवर अ वेब पेज, ठीक है। बटन हो गया, इमेज हो गई, जो भी हो गया, वो सब HTML एलिमेंट्स हैं। उनको किस तरीके से डिजाइन किया है, उनके ऊपर क्या कौन सा कितना मोटा रहेगा, कौन कितना लंबा रहेगा, राइट, वो सब हम CSS से डिफाइन कर रहे हैं, डिजाइनिंग वाला सारा पार्ट। जावास्क्रिप्ट से हम उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होने वाला है मोस्टली, ठीक है, वो डिफाइन करने वाला है, ठीक है। या फिर कुछ एडिशनल कंटेंट हमें लोड करना है पेज पे लोड हो जाने के बाद, तो हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। ये काम है बस। मतलब जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू मेक द पेज डायनामिक, ठीक है। HTML CSS अगर अकेले हो गए तो दिस विल मेक द पेज स्टैटिक। जैसे आप कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप बस देख पाओगे, राइट, करेक्ट। तो कोई लिख रहा है चैट में HTML gives skeleton to the web page, करेक्ट। आपने अपना नाम नहीं लिखा, कैन यू आल्सो राइट योर नेम? या मैंने लिखा है नितेश। अच्छा, नितेश, करेक्ट करेक्ट, हाय नितेश, राइट। तो ये बेसिक था, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं इस पे। आई होप किसी और को डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो प्लीज अभी रोक लो, मुझे पूछ लो इस पे। एंड एक चीज और क्लियर कर दूं कि HTML जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना समझ के इसको ऐसे समझो कि HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, एक टेम्पलेट है, ठीक है। टेम्पलेट और मतलब मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फर्क है, हम फेज 1 में देखेंगे। बट अभी इतना जान लेते हैं कि बस जस्ट टू इंश्योर कि हम किसी से अगर बात कर रहे हैं इस बीच वाले हफ्ते में और हम बोल पड़े कि नहीं HTML इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। वो बस एक मार्कअप लैंग्वेज है। उसको क्या होता है, टेम्पलेट्स क्या होते हैं HTML में, वो सब देखते हैं बाद में, ठीक है ना। HTML इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ XML। XML क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी बट हमने जैसे स्ट्रक्चर देखा था यहाँ पे इसके अंदर, तो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होगा, ओपनिंग टैग होगा, फिर क्लोजिंग टैग होगा। जैसे यहाँ पे बॉडी हमने ओपन किया है, फिर ये फॉरवर्ड स्लैश डाल के हमने बॉडी लिख दिया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन इन XML, ठीक है ना। तो इसको और डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा कि XML क्या है। ज्यादा डिटेल में भी नहीं देखेंगे हम, बट यस इतना देखेंगे कि हमें आने वाले जो फेजेस हैं वो समझ में आने लगे, ताकि उसमें जो हम एक्चुअल उन चीजों को घुस के देखेंगे तो वो हमें बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। आज थोड़ा सा लगता है मुझे थोड़ा टर्म ज्यादा है तो शायद से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट परेशान नहीं होना। मैं साथ हूँ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, नो इश्यूज। प्राइवेटली पूछो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्डनेस फील हो रही है, नो इश्यूज। बट अगर आप यहाँ पूछोगे इट्स मच मोर बेटर, ट्रस्ट में। मतलब आपका कॉन्फिडेंस भी इसमें बूस्ट होगा, एंड इट्स ऑलवेज हेल्दी एंड बेनिफिशियल आपके लिए भी और बाकियों के भी। हो सकता है किसी और को भी सेम डाउट हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, अब एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन मैंने बताया था पहले कि जावा और कोटलिन आर दी लैंग्वेजेस, उनकी नेटिव लैंग्वेजेस हैं जो एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करती हैं, राइट। एंड फिर iOS हो गया हमारा, उसमें iOS का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी उसको टारगेट करती हैं। हाइब्रिड सॉल्यूशंस है एक ऐसी लैंग्वेज जो दोनों में कंपाइल होती है, ठीक है। अब मैं फ्लटर में कुछ कोड लिखा, फ्लटर जो है, सॉरी, यस, तो मैंने फ्लटर में कुछ कोड लिखा, एंड वो कोड लिखने के बाद जब मैंने उसे कंपाइल किया तो आई कैन क्रिएट बोथ द एप्लीकेशंस, एंड्रॉइड की भी iOS की भी। ऐसे भी कुछ मैकेनिज्म्स हैं, ऐसे भी फ्रेमवर्क्स हमारे पास, ठीक है। एंड अच्छा, मैं चैट पर देख रहा हूँ काफी सारे लोग एंगेज हो रहे हैं। यस, HTML CSS एस्थेटिक्स, एक्चुअली आई लाइक दिस। अगर किसी को कुछ पता है ना तो वो जब शेयर करते हैं इट्स वेरी गुड। प्लीज कीप शेयरिंग लाइक दिस। ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्लीज कीप आस्किंग डाउट्स, और जिनको सोल्यूशन पता है पीपल कैन टेल, राइट। बी मोर एक्टिव ऑन ग्रुप्स, अपने आप से भी कुछ बताओ, ठीक है। या कुछ डाउट है ग्रुप पे पूछ लो, नो इश्यूज,
ठीक है ना। बट आई लाइक दिस वे कि लोग आपस में ऐसा एंगेज हो रहे हैं एंड दे आर कम्युनिकेटिंग, गुड वन, राइट। यस, सो हाइब्रिड पे था मैं। तो कुछ कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स भी हैं जिसमें आप एक बार लैंग्वेज लिखो, उस लैंग्वेज में कुछ कोड लिखो एंड वो कंपाइल हो जाएगा आपका एंड्रॉइड और iOS दोनों में, ठीक है। रिएक्ट नेटिव का भी किसी ने मुझसे कुछ एग्जांपल पूछा था, तो मैंने बताया था कि रिएक्ट नेटिव में देयर इज दिस लैंग्वेज, देयर इज दिस ऐप कॉल्ड इंस्टाग्राम, फोटो शेयरिंग ऐप है, मेड बाय, not made by Facebook, I think, but owned by Facebook, right? So that is revamped and I think rewritten in React Native to some extent. मतलब हो सकता है completely ना हो, but yes, Facebook claims कि उन्होंने वो लैंग्वेज जो ऐप है उसमें बनाई है React Native में, करेक्ट। फ्लटर में ये फ्लटर काफी नई लैंग्वेज है, गूगल ने इसे अभी मार्केट में निकाला है कुछ, आई थिंक 2018 के आसपास कुछ निकाला था। एंड फ्लटर इज वन ऑफ द माय फेवरेट लैंग्वेजेस। मुझे फ्लटर बहुत ज्यादा पसंद है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं एंड आई मोस्टली चूज फ्लटर ओवर रिएक्ट नेटिव, बट उसका रीजन है, मैं आपको बताऊंगा क्या जब हम फ्लटर और रिएक्ट नेटिव वाले फेज पे आएंगे, ठीक है। And yes, React is developed by Facebook. It is also maintained by Facebook. React Native is React का एक और छोटा वर्जन है या एक दूसरा तरीके का फ्रेमवर्क है जिससे हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। React पे हमारे वेब एप्लीकेशंस भी बनती हैं, वेबसाइट्स भी बनती हैं। मैंने पीछे यहाँ पे React JS भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। React JS का एक और पार्ट है React Native, वो दोनों Facebook ओन करते हैं इसे। Xamarin आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का होना चाहिए, राइट। फोन गैप आई एम नॉट श्योर, आयोनिक आई एम नॉट श्योर। फोन गैप और आयोनिक क्या है, बट मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि किस टाइप के एप्लीकेशंस होती हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जांपल कि उनका कोई मैं आपको दे पाऊँ, बट यस मैं मतलब थोड़ा ब्रीफ में वैसा बता सकता हूँ। ये क्या करते हैं कि एक HTML पेज बना देंगे और उस पेज को एक आइकन दे देंगे, ठीक है। और आपके फोन में उस APK के तरीके में या फिर iOS में जो भी उनका कंपाइल्ड या स्टैंडअलोन फाइल बन के आएगी वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, करेक्ट। जब आप अपनी एप्लीकेशन खोलोगे तो आपका एक वेब पेज ही खोलेगा, बट आपको पता नहीं लगेगा, ऊपर से वो URL वगैरह हटा देंगे और वो सब हट जाएगा। तो उस टाइप का कुछ इसमें एक्सपीरियंस होता है आयोनिक वगैरह के साथ। वो इतना सक्सेसफुल नहीं है मार्केट में, बट फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, Xamarin ये काफी हद तक सक्सेसफुल है। एंड फ्लटर मुझे काफी पावरफुल लगती है ओवर रिएक्ट नेटिव, बट रिएक्ट नेटिव कुछ केसेस में फ्लटर से ज्यादा पावरफुल होती है, राइट। तो वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से केसेस हैं जब हम फ्लटर और रिएक्ट नेटिव वाले केस पाएंगे। Xamarin हम इस कोर्स में नहीं डाल रहे क्योंकि Xamarin जो है बहुत कॉस्टली पड़ती है लोगों को, एंड ये कोर्स मैंने पहले से मतलब प्रॉमिस किया था कि दैट दिस कोर्स विल बी फ्री, राइट। Xamarin क्या है कि ये इसके साथ .NET के वो होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, एंड इनकी डेवलप करने की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है, राइट। तो इसलिए काफी ज्यादा फेमस नहीं हो पाए Xamarin, और थोड़े बहुत इश्यूज भी हैं कि इसका जैसे Xamarin में कोड करने के बाद जब आप बहुत छोटी सी ऐप बनाओगे वो कम से कम शायद ऐसे 15-16 MB की कुछ ऐप बन के आएगी, ठीक है। तो वो भी इतना मतलब सफिशिएंट नहीं। अब मान लो आप एक छोटा सा कैलकुलेटर भी बना रहे हो तो कैलकुलेटर नॉर्मली आपका 5 से 6 MB का कुछ होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, राइट। बट Xamarin में वही आपका फिर मतलब 10, 12, 13, 14 MB का बन के आ रहा है, तो इट्स नॉट बेनिफिशियल, करेक्ट। एंड हाँ, इसमें किसी को डाउट है मोबाइल एप्लीकेशन में यहाँ तक अभी तक? हाँ, एक क्वेश्चन है कि हमें हाइब्रिड कब यूज करना है और नेटिव लैंग्वेज कब यूज करना होगा? गुड क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। देखो, हाइब्रिड जब भी आपको सोल्यूशन मिलेगा ना, पहले तो ये जान लेते हैं कि नेटिव क्या है और हाइब्रिड क्या है, ठीक है। नेटिव इज जावा कोटलिन फॉर एंड्रॉइड एंड स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी फॉर iOS। इसमें जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे that will be very closest to the operating system. When it is very closest to the operating system, it will be highly performant, and you have operating system very close to you. You can perform multiple operations. ठीक है, ये हो गया नेटिव का मतलब। जावा कोटलिन दोनों नेटिव है एंड्रॉइड के लिए, स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी दोनों नेटिव है iOS के लिए, करेक्ट। हाइब्रिड क्या है कि अब मैंने जैसे बताया स्विफ्ट को एंड्रॉइड पे नहीं चलाता, जावा को स्विफ्ट पे नहीं चलाता, ऐसे वाले केसेस होते हैं। तो एक मुझे इनके क्या डेवलपर्स अलग अलग रखने होते हैं कि एंड्रॉइड के लिए मुझे जावा के डेवलपर्स चाहिए, iOS के लिए मुझे स्विफ्ट के डेवलपर्स चाहिए, करेक्ट। बट कंपनीज क्या है, जैसे ऐसा एज्यूम करते हैं कि जावा का एक डेवलपर लेट्स से 1 लाख रुपए पर मंथ उसकी सैलरी है, ठीक है, जावा डेवलपर की मार्केट में। स्विफ्ट डेवलपर की भी लेट्स से 1 लाख पर मंथ सैलरी है, मार्केट एवरेज जो है निकल के आता है, ठीक है। अब मैं एक कंपनी चला रहा हूँ एंड आई वांट टू टारगेट बोथ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जो एंड्रॉइड और iOS दोनों को टारगेट करेगा, तो मुझे 2 डेवलपर्स रखने पड़ेंगे, राइट। दोनों का अलग अलग कोड मेंटेन करके चलना पड़ेगा,
ठीक है, तो मेरी मतलब काइंड ऑफ ऐसा क्रूड लेवल पे बोल सकता हूँ मेरी कॉस्टिंग आ गई 2 लाख रुपए पर मंथ, क्योंकि जावा का डेवलपर रख लिया मैंने और एक स्विफ्ट का डेवलपर रख लिया, करेक्ट। बट अब एक मार्केट में नया सोल्यूशन निकाला, बोला कि नहीं हम एक डेवलपर रखेंगे, लेट्स से रिएक्ट नेटिव डेवलपर हम रखेंगे। वो क्या करेगा, सिंस ही इज अ हाइब्रिड डेवलपर, तो व्हाट ही कैन डू इज वो जो जो एप्लीकेशन वो बनाएगा ना, वो एंड्रॉइड में भी चलेगी, वो iOS में भी चलेगी। और रिएक्ट नेटिव डेवलपर कहेगा कि नहीं मैं मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ होगी। कंपनी को भी फायदा है इसमें, 50,000 रुपए उसके ही बच गए महीने के, राइट। एंड जो डेवलपर है रिएक्ट नेटिव का उसको भी फायदा है, क्योंकि वो कह रहा है मुझे सैलरी ज्यादा मिल रही है। ऐसा क्रूड लेवल पे हम सोच सकते हैं, ठीक है, कि कंपनी को भी फायदा है, डेवलपर को भी फायदा है। और एक सिंगल कोड बेस से हम एंड्रॉइड और iOS दोनों हिट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। बट अब क्या होता है कि रिएक्ट नेटिव जो है मैंने बना तो ली एक ऐसी एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड पे भी चलेगी, iOS पे भी चलेगी, बट इसका कुछ कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कॉन्सिक्वेंसेज है रिएक्ट नेटिव यूज करने की, कि वो कंप्यूटर के बोलो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बोलो आपके मोबाइल के, उतना ज्यादा क्लोज नहीं है, ठीक है। बीच में काफी सारी लेयर्स हैं जिस वजह से वो एंड्रॉइड पे चल पा रही है, जिस वजह से वो iOS पे चल पा रही है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन हो सकता है इतनी ज्यादा फास्ट परफॉर्मिंग ना हो जितनी हमारी जावा और कोटलिन की, ठीक है। रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन हो सकता है इतनी फास्ट परफॉर्मिंग ना हो जितनी स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी की है। बट अगर हमारे यूज केस हमें परमिट करता है कि नहीं, मतलब मुझे इतनी परफॉर्मेंट एप्लीकेशन चाहिए ही नहीं, ठीक है, एक कैलकुलेटर बनाना, अब कैलकुलेटर उस समय कितना ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर लूंगा, वो कैलकुलेट तब भी वैसे ही करेगा, तब भी वैसे ही करेगा, राइट। कंप्यूटर का मतलब प्रोसेसर जो है बहुत फास्ट है, या फिर हमारा मोबाइल का प्रोसेसर बहुत फास्ट है कि टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैलकुलेशन। तो उस केस में आई डोंट थिंक कि आई शुड चूज बिटवीन एंड्रॉइड और रिएक्ट नेटिव। आई कैन गो विद रिएक्ट नेटिव में कोड करके आई कैन हिट बोथ, करेक्ट। बट जिस केस में मुझे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा चाहिए, तो फिर मुझे एंड्रॉइड चाहिए, उसका एंड्रॉइड का नेटिव चाहिए, iOS का नेटिव चाहिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन था। डिटेल में इसको पक्का से हम उस फेज में देखेंगे जिसमें हम एंड्रॉइड और iOS के एप्लीकेशंस बना रहे होंगे, ठीक है। दिलीप, आई होप दिस हाँ आंसर्स योर क्वेश्चन। हाँ कूल। ठीक, और थैंक यू। किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े फिर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आईओटी में भी लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। आईओटी में भी क्या आपका डिवाइस है, ठीक है, उस डिवाइस पे आपको उसके अंदर कुछ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करनी है। तो स्टार्टिंग में देखा था हमने, जब सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में बात कर रहे थे, हार्डवेयर बनाने के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि हार्डवेयर के अंदर यू कैन राइट सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। आईओटी में भी यू कैन टारगेट दोस डिवाइसेस, क्योंकि वो भी हार्डवेयर डिवाइस ही है एक्चुअल में। तो बट ये है कि हाँ, उनका कुछ थोड़ा सा एडवांस मैकेनिज्म है दैट दे आर एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट आल्सो, ठीक है। उनका खुद का इंट्रानेट भी हो सकता है जिसमें काफी सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन यूज कर सकते हैं, राइट। और अगर आईओटी के ऊपर किसी को कुछ डाउट है, तो हमारे बीच एक काइंड ऑफ लाइक आईओटी के एक्सपर्ट हैं, अभिषेक कुमार। he has been like IoT specialist or IoT developer since past many years. तो कुछ डाउट है तो वी कैन आस्क हिम राइट नाउ। मेरा आईओटी में ज्यादा हाथ नहीं है, तो आई वोंट बी एबल टू टेल मच, बट हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ लाइक IoT devices would work, but अभिषेक कैन टेल यू मच मोर अबाउट इट। तो किसी को कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क अभिषेक। लगता है अभिषेक से कुछ बात नहीं करना चाहता। Thanks, Pushan. I'm here. Yeah, thanks, Pushan, for this. So, मैं एक चीज बोल देना चाहूंगा, जब स्लाइड यहाँ पे दिख ही रहा है तो, कि IoT होता क्या है, क्योंकि बहुत कोई को मे बी अ बिट कंफ्यूज्ड और मे बी समथिंग न्यू फॉर देम। सो IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग, वो हो गया उसका फुल फॉर्म। बट हमारे लिए क्या समझने की बात है कि IoT होता है कि जब आप हर डिवाइस जो भी आपके, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर होम, तो आपके घर पे जितनी डिवाइसेस हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको दिख रही है, अगर आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हो एंड देन यू परफॉर्म मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑन द डेटा उसका। जैसे आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बोलूं कि आपका जैसे फ्रिज है, ठीक है, या आपका माइक्रो ओवन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया माइक्रो ओवन। अगर आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दे रहे हो एंड देन यू कैन थ्रो कमांड्स एट इट,
कि मेरा जो है खाना उसमें रखा हुआ है, उसको गर्म कर दो फॉर 30 सेकेंड, दैट यू कैन डू फ्रॉम योर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, जहाँ पे आप उस माइक्रो ओवन को आपने कनेक्ट किया इंटरनेट से, सो दैट इट कैन रिसीव द कमांड, इट कैन प्रोसेस इट, एंड ऑल्सो इट कैन सेंड यू द रिजल्ट बैक, और इट कैन डिस्प्ले इट्स स्टेटस। सो बेसिकली टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द डेटा वो हो रहा है और आप प्रोसेस कर रहे हो, एंड देन यू कैन हिट कमांड, एंड the device should be capable of receiving the command and as well as executing it. So this is what sums it up IoT. मतलब ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट ओनली यूज केस ऑफ IoT। IoT का एंडलेस और बहुत ओपन अभी सिनेरियो है, सो इट्स जस्ट एंडलेस, इट्स बहुत अच्छा मार्केट है अभी IoT का। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू गिव यू व्हाट IoT इज। आप लोगों को कोई डाउट हो या कैसा करना है क्या है, तो यू कैन कनेक्ट एनी टाइम। ओवर टू यू प्रशांत, थैंक्स। Cool. Well, thanks a lot, Abhishek. And this was actually a very good information. किसी को कुछ भी डाउट हो, लाइक अभिषेक इज वेरी फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली है वो, तो उनको यूज करके देख सकते हैं। राइट, जस्ट किडिंग, ठीक है। बट यू कैन यस ऑब्वियसली कनेक्ट टू हिम, लाइक ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो, एंड यू कैन कनेक्ट। आपस में मतलब बात करते रहा करो, तो आई थिंक लर्निंग उतनी फास्ट होगी अपनी। करेक्ट। किसी को डाउट है इसमें अभी भी IoT में कुछ? कूल, आगे चलते हैं इसमें फिर। यस, तो अब ना, अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी, पीछे वापस जाते हैं एक बार मेन स्लाइड पे, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, और यस यहाँ पर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, IoT डिवाइसेस, कायोस, ठीक है। इन सब में एक चीज कॉमन थी कि ये सारे के सारे सर्वर से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सर्वर के बारे में बात करते हैं। एंड यहाँ से अगर लगे कि मतलब चीजें जो है सर के ऊपर से जा रही हैं, तो जस्ट लेट मी नो, हम इसको अगली क्लास में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए दोबारा से लेंगे इसको अगली क्लास में, और सर्वर्स को जब हम डेप्थ में डिटेल में देख रहे होंगे, तब ये डेफिनेटली वापस से रिपीट होने वाली है। तो अभी के लिए बस जस्ट मेक श्योर कि वो जो टर्म्स है ना, आपके दिमाग में बस बैठ जाए, ठीक है। तो देयर इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, लाइक व्हेन आई से एवरीवेयर आई मीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो व्हिच इज सर्वर इन सभी केसेस में, राइट। तो अब सर्वर के कुछ यूज केसेस मैंने यहाँ डिस्कस कर रखे हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो गया, ठीक है, सेंडिंग और रिसीविंग सम डेटा, मोबाइल एप्लीकेशन से हो, वेबसाइट से हो, कायोस्क से हो, कहीं से भी हो, तो एक पीछे एक सर्वर चाहिए, करेक्ट। डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए, अभी रिसेंटली मैंने डिजिटल सिग्नेचर किया था, ठीक है, तो उसके लिए भी एक सर्वर चाहिए था, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर्स इट्स लाइक, आप जैसे उसमें आते हो, अपना CA वाली इंडस्ट्री में आते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली इंडस्ट्री में आते हो, या फिर कुछ सरकारी कुछ डॉक्यूमेंट है, आपको उसको डिजिटली साइन करना है, तो देयर इज अ डिजिटल सिग्नेचर, एक छोटा सा पेनड्राइव जैसा होता है, उसको सिस्टम में लगाकर यू हैव टू, देयर इज अ सर्टिफिकेट इन दैट पेनड्राइव काइंड ऑफ थिंग, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं उसे, और वो सर्टिफिकेट जो है अपलोड होता है टू दैट वेबसाइट। तो उसके पीछे भी एक सर्वर चल रहा होता है विच आइडेंटिफाइज दैट सर्टिफिकेट, विच पुल्स दैट सर्टिफिकेट, आइडेंटिफाइज की जो इसका सर्टिफिकेट है वो वैलिड है कि नहीं, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम वैलिड सोर्स। तो उस केस में भी वी नीड अ सर्वर। डाउनलोडिंग अपडेट्स, फोन में बहुत सारे अपडेट आते हैं, PUBG का अपडेट आता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के अपडेट्स आते हैं, राइट। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस के अपडेट्स आते हैं, इन सब के लिए हमें एक सर्वर चाहिए। लोडिंग डायनेमिक कंटेंट, टेम्पलेट्स हो गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम यूज करते हैं, तो स्टार्टिंग में बोलता है कि चूज अ टेम्पलेट टू डिजाइन फ्रॉम, तो वो टेम्पलेट्स भी हमारे डायनेमिकली लोड करते हैं हम सर्वर से। हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस यूजर को कौन सा टेम्पलेट देना है, इफ ही इज अ पेड यूजर और इफ ही इज अ फ्री यूजर। फ्री यूजर को कुछ लिमिटेड काइंड ऑफ टेम्पलेट्स देंगे, बट पेड यूजर को हम एडवांस टेम्पलेट्स दे सकते हैं, ठीक है। चैटिंग हो गया अपना, चैटिंग में जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, करेक्ट, एंड व्हाट्सएप में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ सर्वर, वेब सॉकेट सर्वर बोलते हैं। उसे भी देखेंगे कि क्या होता है व्हाट्सएप का, डिटेल में देखते हैं कुछ दिनों में कि हाउ डज व्हाट्सएप वर्क्स, ठीक है। वेब सॉकेट सर्वर क्या होता है, पुश नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, इस टाइप का कुछ देखेंगे हम। फिर क्रिएटिंग डायनेमिक रिस्पॉन्सेज टू यूजर इंटरेक्शन, आई थिंक ये ऑब्वियस स्टेटमेंट अपने आप में, करेक्ट। एनालिटिक्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। यूजर ने कुछ इंटरेक्शन किया, एंड उस इंटरेक्शन के बेसिस पे यू आर क्रिएटिंग सम एनालिसिस, करेक्ट। तो अब वो एनालिसिस किस फॉर्म का है कि
लेट्स से मैं कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि यूजर जो है दिन के इस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है, वो एक एनालिसिस होती है। वो एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक कंप्यूटिंग रिसोर्स चाहिए। तो वेर एवर यू नीड अ कंप्यूटिंग रिसोर्स, यू नीड अ सर्वर। ठीक है, आप वो चाहो तो डेटा अपने इस पर डाउनलोड कर लो, बट स्टिल यू विल बी डाउनलोडिंग इट फ्रॉम अ सर्वर। करेक्ट। तो इस टाइप के कुछ कॉमन यूज केस हैं सर्वर के। तो इफ योर whatever project that you will be developing, वो अगर इन कुछ यूज केसेस में फॉल करता है तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी नीडिंग अ सर्वर। ठीक है, सर्वर होता क्या है वो बात करेंगे, सर्वर दिखता कैसा है, सॉरी, उस बारे में ही बात करेंगे। राइट, एंड सर्वर को कोड कैसे करते हैं वो तो प्रॉपर बना के ही देखेंगे, क्योंकि हमें अपनी एप्लीकेशन खुद की एक लॉन्च करनी है, एंड हर एक को अपनी अपनी एक एक एप्लीकेशन लॉन्च करनी है इस कोर्स में, एंड यू विल सबमिट दोस एप्लीकेशन टू मी एंड आई विल होस्ट दैट एप्लीकेशन। तो उसका जो सर्वर है वो कैसा सर्वर है, कहाँ चलता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या यूज केसेस ऑफ अ सर्वर में यहाँ पे? जो भी हम चैट्स जो हम व्हाट्सएप वगैरह पे होती है जो हम डिलीट करते हैं वो भी किसी सर्वर पे जाके स्टोर होती है? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। देखो ये जैसे व्हाट्सएप एक प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है, व्हाट्सएप ने क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है उस पर किसी बाहर वाले का कोई कंट्रोल नहीं है। बट अगर व्हाट्सएप कुछ क्लेम करता है, जैसे व्हाट्सएप क्लेम करता है कि मैंने आपकी जो चैट है सिर्फ तब तक मेरे पास है जब तक वो दूसरे यूजर को मिल नहीं जाती। ठीक है, आपने किसी यूजर को मैसेज भेजा, यूजर के पास वो मैसेज नहीं पहुंच पाया, लाइक उसका फोन स्विच ऑफ था, इंटरनेट नहीं चल रहा था किसी रीजन से, तो तब तक व्हाट्सएप कहता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, इनक्रिप्टेड मतलब कुछ ऐसे फॉर्मेट में जो डायरेक्टली यूजर से रीडेबल ना हो। ठीक है, तब तक मैं उसे अपने सर्वर पर स्टोर करूंगा। राइट, बट जैसे ही यूजर का मोबाइल ऑन हो जाएगा, यूजर को मैसेज मिल जाएगा, अपने सर्वर से डिलीट कर दूंगा। तो दिस इज व्हाट व्हाट्सएप क्लेम्स। अब इसके पीछे कितना सच है क्या है, ये पूरी एक रिसर्च है अपने आप में। ठीक है, एंड क्या ये लीगल है क्या ये इलीगल है, वो भी अपने आप में एक पूरा अलग ही फील्ड है। तो मतलब जैसे ये जो क्रिमिनल वो होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सीबीआई वगैरह हो गया, तो ये उन डाटा को वो कर सकती हैं अगर किसी क्रिमिनल केस में उनको यूज करना पड़े तो चीजों को? देखो ये फिर मैं वही बताऊंगा कि जैसे लेट्स से आप सिर्फ अगर स्पेसिफिकली व्हाट्सएप की बात कर रहे हो तो व्हाट्सएप से क्या टाइज है। ठीक है, अगर व्हाट्सएप कहता है कि नहीं हम जो डेटा मतलब यूजर जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेज रहा है, एक यूजर से दूसरे यूजर को वो मैसेज भेज रहा है, वो मैं अपने पास स्टोर नहीं करूंगा, बट मैं सीबीआई या एफबीआई टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को वो डेटा दे दूंगा। ठीक है, बट वो फिर कंट्री के लेवल पे पहुंच गया कि वो कंट्री उसको कैसे हैंडल करती है, वो तो सरकार गवर्नमेंट लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे चाइनीज का अभी कुछ न्यूज में सुनने का आया था, आई एम नॉट श्योर कि इट इज 100% ट्रू और नॉट, कि चाइनीज जो है हर फोन को कंट्रोल करती है, like those people, the government controls everything in China. I'm not sure कि 100% true है कि नहीं, क्योंकि चाइना का मीडिया भी it's kind of a Chinese माउथ पीस होंगी, जो गवर्नमेंट बोलती है वही मीडिया बोलती है। ठीक है, अभी यही ऐसा कुछ सुनने में आया था कि चाइनीज हैज अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर इट। तो आई एम गेसिंग कि बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट कि whatever a user is sending to another user, the government has control over it. बट इन कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन फेयर है, इतना हाईली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, it is possible कि WhatsApp is not giving data to government, and it is also possible कि government has asked WhatsApp to give that data to us. तो वो कुछ ज्यादा सीक्रेटिव हो गया, एंड वी शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट, क्योंकि वो फिर मतलब इट वुड बी लाइक कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज में और जो गवर्नमेंट सीक्रेसी है, नेशनल एजेंसीज हैं, उन सब में हम इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस, लाइक व्हाटएवर गवर्नमेंट हैज थॉट, सिक्योरिटी एजेंसीज हैव थॉट, आई थिंक दैट इज मोर एप्रोप्रिएट। उसमें नहीं पढ़े तो बेटर है, बट yes it is possible. If your question is is it possible, yes it is possible. Are they doing it? I'm not sure, and trust me, no one is actually sure. इंटरनेट और पे कई सेम कुछ फोटोज के साथ सॉरी फोटोज के साथ सेम फोटोज के साथ भी होता है? हाउ इज फोटो एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर मैसेज? वो भी तो एक नहीं मैसेज ही है। मतलब It's a unstructured data that basically photo. So just फोटो मैं इज एन सिर्फ यहाँ पे yeah. So when we look at data, image, video, these are all unstructured. When we talk about this AI and everything, to most extent, I believe this everything is being like Facebook, Google, and everything. They have this database at their end, and they are using it. And now the other governments, like the other jurisdictions like US and Europe, they are more
they have more regulated framework around data. So we saw like the Facebook and the this Google have to go some trials by the US councils or the jurisdictions even in Europe. But in India, this data privacy is not that strong. But now India is taking actions in this area, how to make this data more relevant, more strong, it within the boundary. And in India, it is very loose, and I rightly agree with you. Also, here the point is like we can quickly see this in the Amazon and other these buying sites. When my brother search for something, I get the recommendation. How it is possible? It is possible because of the AI. They know that the server which they are using, the Wi-Fi, the network, and everything. So yes, they are using it for their benefit, but we don't have the framework in India. The problem is that, and the government is getting aware of it. They are doing it. This is what I know. And the point you make about China, yes, definitely they are using it, they are controlling it, like the Huawei case which made so strong by US and this because everything what China government says कि जो भी आपका डेटा है यू कांट जो कंपनीज परफॉर्म कर रही है या चल रही है, तुम कोई भी डेटा गवर्नमेंट से छुपा नहीं सकते हो. And Correct. this why they want it because कि उनको डेटा मिल जाता है. Data is considered as the new gold, or we can say the data is the new oil. So Correct. they are able to make new design, new technology, not someone else is being able to do it because they have some data to do those uh, advanced kind of this input or product in the market. So they are definitely using it, and no one in the world or in the trusted world believes China, or to some extent to the Russia too, because on those data no one believes. It is very controlled data what they send or publish to the global fraternity. ओके ओके ठीक है. ये काफी डिबेटेबल है, और ये इसमें अगर नहीं पढ़े तो आई थिंक बेटर रहेगा कोर्स के फ्लो के लिए. ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि काफी हद तक ना इंटरनेट से जो हम सुनते हैं दीज थिंग्स आर सब्जेक्टिव, राइट, कि कौन सी गवर्नमेंट उसको कैसे हैंडल कर रही है. बट यस, अगर हम ये सोचें कि इफ गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर एंड गेट दिस डेटा, जो रजत का क्वेश्चन था, यस गवर्नमेंट कैन हैव दैट कंट्रोल, but we can only speculate about it, right? We have little to no control over it कि government के पास क्या data जा रहा है. Otherwise, unless we raise a revolution or kind of thing, but वो it's not favorable, right? गवर्नमेंट के पास क्या डेटा जा रहा है क्रिमिनल एक्टिविटी स्टोर करने के लिए, वो गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के उसको रिक्वेस्ट कर रखा है. तो लेट्स सपोर्ट गवर्नमेंट ऑन दिस पार्ट, बट अपनी गवर्नमेंट को तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं इस चीज में. या गवर्नमेंट ना बोलूं तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली. और डेटा में भी कैटेगराइजेशन है. वो what government think as a primary data, secondary data, what is there in terms of valuable data. So वो classification हुआ है. इसीलिए jurisdictions इस पर ना बहुत I know I am bit off to the topic, but when we talk about data में भी बहुत सारी चीजें अभी framework बहुत आना बाकी है. करेक्ट. Yeah. ठीक है. तो डेटा that का is जैसा only the knowledge which I'm adding it. I don't know how much important it is, but this is what I know or hear about, so thought of sharing it. cool. Nice to hear that, right? तो आई थिंक रजत आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. कैन गवर्नमेंट इंटरफेयर? यस. डज इट इंटरफेयर? वी कैन ओनली स्पेकुलेट. वी डोंट नो द एग्जैक्ट ट्रुथ, राइट? क्या उनके पास व्हाट्सएप का डेटा है या फेसबुक का डेटा है? ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं पता. वी डोंट नो. बट इफ गवर्नमेंट सेज फेसबुक टू डू समथिंग, फेसबुक हैज टू कंप्लाई विद दैट क्योंकि दे आर डूइंग बिजनेस इन आवर कंट्री. करेक्ट. एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज जितना डेटा अपने सर्वर पर रखेंगे वो रखेंगे. करेक्ट. आगे चलते हैं. आई थिंक यूज केसेस सभी को क्लियर है. इस पे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो रहा है. नेक्स्ट इज लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर सर्वर. यस, तो अभी तक हमने देखा कि सर्वर के बहुत सारे यूज केसेस थे. तो नेक्स्ट इज कि हाउ टू प्रोग्राम दोस यूज केसेस, राइट? एक सर्वर हम कौन सी लैंग्वेज में बनाए. अगेन
Like these are the basic, very famous languages which are used for creating servers. Java, Python, PHP, Node, Express, right? ये सारे बहुत famous हैं. Amazon में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, Java is like पूरा Amazon end to end शायद Java में लिखा गया होगा. Legacy सारा जितना भी Amazon का है, it's completely in Java. ठीक है. Python के examples हैं जैसे Django kind of thing. अब Django kind of जो फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूँ which belongs to Python एक लैंग्वेज है, उसका फ्रेमवर्क है Django. ठीक है. इंस्टाग्राम का आई थिंक बैकएंड कुछ हद तक शायद इंस्टाग्राम नहीं, सॉरी, स्नैपचैट का कुछ हद तक बैकएंड जो है हमारा Django में लिखा गया है. PHP फेसबुक यूज करता था इनिशियली, आज भी काफी हद तक फेसबुक यूज करता है, बट इनिशियली जब फेसबुक निकला था तो उसमें लाइक बहुत ज्यादा PHP का यूज था. Node.js ये थोड़े से कुछ लेटेस्ट आए हैं, Node.js और Express.js Node.js का एक छोटा सा मिनिमल पार्ट है. Node.js एक बहुत बल्कि सर्वर बनाता है, बट Express.js एक छोटा सा सर्वर बनाता है. दोनों के अपने अपने यूज केसेस हैं, ये भी डिस्कस करेंगे जब हम एक सर्वर बना रहे होंगे. एंड इस कोर्स के स्कोप में वी विल बी एक्सप्लोरिंग पाइथन मोर, क्योंकि पाइथन इज मच मोर रीडेबल टू द यूजर इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. कोड रीडेबिलिटी पाइथन में थोड़ी सी ज्यादा है एंड उसको समझना थोड़ा सा इजी है. तो पाइथन का फ्रेमवर्क है Django. Django की स्पेलिंग DJANGO, Django. ठीक है. तो वो सर्च कर सकते हो आप लोग, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा कि Django कैसे हेल्प करती है, Django में सर्वर कैसे बनते हैं. और नहीं तो हम अपना खुद का एक सर्वर तो बना के पक्का से देखेंगे. ठीक है. सारी APIs वगैरह उसमें लिखेंगे. ठीक है. ओके. तो अब आगे चलते हैं कि हाउ डू एप्लीकेशंस कम्युनिकेट विद सर्वर्स. तो सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड API कॉल. टर्म जान लेंगे बस, डिटेल में नहीं घुसेंगे एकदम, क्योंकि ये अपना अपना बहुत बड़ा टॉपिक है. तो API कॉल इज समथिंग which is उसकी जिसकी फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. इट इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज इंटरेक्शन बिटवीन टू एप्लीकेशंस यूजिंग सम रूल्स. ठीक है. तो बस इतना इतना बेसिक जानना है कि एक एप्लीकेशन सर्वर से कैसे कम्युनिकेट कर रही है, और या फिर एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से कैसे कम्युनिकेट कर रही है यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. और उसका डेफिनेशन, mechanism that allows interaction between two applications using some rules. बस वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बीच के में ये API काम में आता है. ठीक है ना. तो ये बेसिक था कि सर्वर टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू सर्वर क्या कॉल जाएगी, कैसे जाएगी. तो एवरीथिंग इज डन वाया API इंटरफेस. ठीक है. API कॉल के थ्रू, राइट. API दिखती कैसी है, API कॉल क्या होती है, ये एक्चुअल में हम सब प्रैक्टिकली कोड करेंगे जब हम अपना Django का सर्वर बना रहे होंगे. पाइथन का जब हम सर्वर बनाएंगे तो हम पूरा एंड टू एंड अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को बोलेंगे सर्वर पे कुछ डेटा डालने के लिए वाया API कॉल. तो वो सब करके देखेंगे हम लोग. ठीक है ना. नेक्स्ट आगे चलते हैं. इसमें किसी को डाउट है API पे कुछ? अभी तक बहुत छोटा सा एक्सप्लेन किया मैंने. सर जो API या फिर सर्वर जो हम बनाएंगे, तो सर वो बस चेक करने के लिए बनाएंगे कि या फिर जो हम अपना एप्लीकेशन बनाएंगे वो उसके में भी वही एप्लीकेशन, मतलब वही एप्लीकेशन यूज करेंगे एप्लीकेशन में मतलब बहुत ज्यादा यूज होगा एक सर्वर का. एप्लीकेशन का डेटा उसको अपडेट करना एप्लीकेशन का. ठीक है. वो सारी चीजें हम एक सर्वर के थ्रू ही करेंगे. लॉग इन करेंगे सर्वर के थ्रू, लॉग आउट करेंगे सर्वर के थ्रू. बहुत सारी चीजें सर्वर के थ्रू कर सकते हैं हम. ऑथेंटिकेशन, फिर ऑथेंटिसिटी, ये सब मेंटेन हम सर्वर के थ्रू कर सकते हैं. क्या डेटा आ रहा है, कब डेटा आ रहा है, ये सब हम सर्वर के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सब हम करके देखेंगे जब हम एप्लीकेशन बना रहे होंगे अपनी. सर एंड टू एंड पूरा सर्वर हमारा ही बनाया रहेगा जो हम यूज करेंगे, कोई प्रीमेड सर्वर नहीं यूज करेंगे. नहीं, कुछ प्रीमेड सर्वर यूज नहीं करेंगे. पूरा एंड टू एंड हम खुद से बनाएंगे एकदम स्टार्टिंग से. ठीक है. आगे बढ़ते हैं सर, आगे किसी को भी डाउट नहीं है तो. यस. तो अब मैंने API बोला था, तो बस ये टर्म्स हैं. आज की क्लास मोस्टली टर्म्स के ऊपर है कि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ APIs कौन कौन सी हैं. एक REST API हो गई, एक SOAP API हो गई. ठीक है. REST API और SOAP API जानने से पहले ना कुछ जान लेते हैं कि जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं अपने सर्वर को तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है. तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन व्हाइल एक्सचेंजिंग ओवर द इंटरनेट. तो एक फॉर्मेट होगा आपका JSON, दूसरा मोस्ट कॉमन फॉर्मेट होगा XML. इसके अलावा भी कुछ फॉर्मेट्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बट ये बहुत फेमस वाले हैं JSON और XML. एक एक करके देखते हैं JSON XML है क्या. तो JSON के फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. ठीक है. इस टाइप का कुछ उसका डेटा दिखेगा. जैसे मैंने ब्रेसेस ओपन करके बंद कर दिया, उसके अंदर लिख दिया नेम,
बिट्स प्लीज कॉमा करके मोटिव बी ऑसम, राइट, इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए उन सब चीजों में। इस टाइप का कुछ डेटा मुझे, जब मैं अपने डेटा को इस तरीके से फॉर्मेट करता हूँ, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो एक जेसन डेटा कहलाता है। जेसन को पूरा खोल के देखेंगे कि जेसन में क्या क्या डेटा भेज सकते हैं, कि क्या यहाँ पे नेम के आगे कोई इमेज आ सकती है कि नहीं आ सकती, नेम के आगे कुछ मेरा मीडिया आ सकता है नहीं आ सकता, रिकॉर्डिंग फोन की या वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ आ सकती नहीं आ सकते, ये सब हम देखेंगे उसमें जब हम जेसन को एक्सप्लोर कर रहे होंगे सर्वर्स को। तो आज की क्लास मैं कोई रिपीट कर रहा हूँ, लोड लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि टर्म्स समझ में नहीं आ रही है, बस टर्म्स इतना जान लो कि कुछ है ऐसी जिसको हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं इस कोर्स। ठीक है, जेसन के फॉर्मेट पे किसी को कोई डाउट है अभी तक जो दिख रहा है यहाँ पे? राइट, यहाँ पे हमने जैसे कल एक लिस्ट बनाई थी, तो उसी टाइप की एक लिस्ट आ गई, इंग्रेडिएंट्स हमें बहुत सारे आइटम्स एक साथ देने थे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने दे दिए कि कॉमा करके, राइट। अब ये आपस में एक की वैल्यू पेयर की तरह आ गया कि नेम एक ही है, बिट्स प्लीज, ठीक है। मैं कॉमा करके एक और नेम नहीं दे सकता क्योंकि वो फिर आपस में इंटरफेयर कर जाएगा, तो एक ही नाम हो सकता है। वो सारे रूल्स हैं जेसन के, कुछ वो उनको डिटेल में देखेंगे कि जेसन कैसे यूज करना है। और जेसन जैसे ही सिमिलर कुछ कुछ है एक्सएमएल, तो एक्सएमएल थोड़ा ऐसा कुछ खतरनाक सा दिखता है। ऊपर कुछ हमने बता दिया कि कौन सा एक्सएमएल का वर्जन यूज कर रहे हैं, एंड एक रूट एलिमेंट दे दिया। तो जो हमने अभी एचटीएमएल का एग्जांपल देखा था, तो एचटीएमएल भी काइंड ऑफ एक्सएमएल ही है, मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी है, ये भी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो दोनों मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, एंड जो अभी हमने पिछला डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, उसी को रिप्रेजेंट करने का कुछ इस तरीके से मतलब बदल जाएगा कि नेम अगर आपको बताना है तो ओपन ब्रैकेट्स में नेम लिखो, फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट को डिनोट करते हैं इस फॉरवर्ड स्लैश से। ये आपका क्लोजिंग टैग बन गया, ये आपका ओपनिंग टैग बन गया नेम का, उसके बीच में आपने अपना नाम डाल दिया। तो जब हम डेटा को इस फॉर्मेट में भेज रहे हैं तो दैट फॉर्मेट इज नोन एज एक्सएमएल, राइट। तो आगे इसमें किसी को डाउट है एक्सएमएल और जेसन के बीच में, मतलब जो दिख रहा है, कुछ डाउट हो किसी को? आज मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। एंड ये कंटेंट जो है मैं उस पर डाल दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, पूरी पीपीटी एज इट इज डाल दूंगा मैं। तो अभी हमारे पास एक हफ्ता रहेगा, संडे से लेकर फ्राइडे तक। जितने डाउट्स हैं, कुछ भी डाउट है इस कंटेंट को लेकर, बिंदास मेरे से पूछने का, कोई कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। एकदम मतलब हमारा बस एक ही एम है, समझना है, ताकि हम आगे चल के इन सब चीजों को अप्लाई कर सकें, करेक्ट। कुशान, मैंने UTF-8 ना मैंने पढ़ा था कहीं पे, मगर मुझे समझ नहीं आया था ये है क्या, मतलब थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दो इसका। यूटीएफ क्या है? यूनिकोडिंग टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम जैसे इंग्लिश का कोई कैरेक्टर लिखते हैं, ठीक है, तो वो जो कैरेक्टर है हमारा, वो एक तरीके से कंप्यूटर समझता है, ठीक है। अब मैंने इंग्लिश की बजाय एक और कैरेक्टर लिख दिया हिंदी में, तो वो कैरेक्टर भी मुझे कंप्यूटर को समझाना है, ठीक है। तो ये यूनिकोडिंग फॉर्मेट हो गया है। अब यूनिकोडिंग फॉर्मेट का मतलब क्या है कि अब मैं जैसे हर हर कंट्री या हर लैंग्वेज का अपना खुद का एक फॉर्मेट हो सकता है। इंग्लिश का फॉर्मेट कुछ अलग हो सकता है, इंग्लिश के कैरेक्टर्स अलग हैं क्योंकि, हिंदी का फॉर्मेट अलग हो सकता है क्योंकि वो हिंदी के कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जो डेटा भेज रहा हूँ उसमें मेरे पास सिर्फ इंग्लिश के कैरेक्टर्स होंगे, राइट, काइंड ऑफ सिर्फ ASCII कैरेक्टर्स होंगे, अमेरिकन जो स्टैंडर्ड है कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का। तो अगर मैं सिर्फ वही इंग्लिश वाले कैरेक्टर्स रखता हूँ, यहाँ पे मैं यूटीएफ की वजह ASCII टाइप कुछ लिख दूंगा, तो उसमें मैं हिंदी के कैरेक्टर्स नहीं लिख पाऊंगा, करेक्ट। बट अगर मुझे हिंदी के डालने हैं और सिर्फ इंग्लिश के नहीं डालने, मतलब सिर्फ मेरा हिंदी टारगेट है, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ हिंदी का कुछ एनकोडिंग होगा जो इंटरनेट पे मुझे मिल जाएगा, मैं उसका भी लिंक भेज दूंगा आपको ग्रुप पे कि कौन कौन से टाइप ऑफ एनकोडिंग है। तो वो आप यहाँ पे उसको डाल दोगे, तो उसमें आपको हिंदी के वो मिल जाएंगे, बट आप उसमें फिर कोई और लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ऐसा कैरेक्टर सेट हो जिसमें सारे ही आ जाए, तो काइंड ऑफ वो उसको बोलते हैं यूनिकोडिंग टेक्स्ट फॉर्मेट, तो वो यूनिकोड फॉर्मेट में आ जाता है हमारा, ठीक है। ठीक है ना। तो बस सिंपल सा समझने के लिए, मल्टीपल आपके पास कैरेक्टर सेट्स होंगे, उनको सपोर्ट करने के लिए वी हैव लाइक अ वेरी बिग यूनिवर्सल काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज कॉल्ड यूटीएफ एनकोडिंग। इसमें भी अभी डिटेल में नहीं पढ़ते, बट मैं बताऊंगा क्योंकि आगे हमारे सबके काम में आएगा जब हम अपनी रेस्ट एपीआई बना रहे होंगे, ठीक है ना। जब हम अपना सर्वर के एपीआई लिख रहे होंगे तो उसमें यूटीएफ काम में आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा वहां पर भी डिटेल में, ठीक है। और वो जो जेसन है, हाँ, जेसन के अंदर हमें इसका जरूरत नहीं पड़ेगा ना, मतलब वो हर एक चीज समझ लेगा, इसमें अलग से सब बताना नहीं पड़ेगा कि UTF-8 है या फिर
ऐसा कुछ? हाँ, वो बताऊंगा मैं। एक्चुअली जेसन और एक्सएमएल में थोड़ा सा फर्क होता है, बट यस यू आर राइट कि इस जगह पे वी वोंट हैव टू टेल। जेसन पार्सिंग होती है, जेसन इनकोडिंग और जेसन डिकोडिंग भी होती है, तो वो थोड़ा सा अलग होता है, उसमें भी हमें यूटीएफ की जरूरत पड़ती है, बट टू रिप्रेजेंट अ बेसिक जेसन स्ट्रक्चर वी डोंट नीड यूटीएफ, राइट? बट टू पार्स और डिकोड अ जेसन और एनकोड अ जेसन वी नीड यूटीएफ। वो भी उसका एग्जांपल देखेंगे, और वो काफी कॉम्प्लेक्स भी रहता है अपने आप में, बट प्रोसेसिंग उसका करना फिर भी इजी है, राइट? वो देखेंगे डेफिनेटली उस चीज को भी। जब अपना Django को सर्वर बनाएंगे तो जो हमारे पास रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आ रही होगी सर्वर के पास हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से, तो जो रिक्वेस्ट आएगी उसको हमें डेफिनेटली यूटीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूटीएफ की हेल्प लेकर हमें डेटा को पार्स करना पड़ेगा। पार्सिंग क्या होती है वही बताऊंगा, ठीक है? तो बस टर्म्स हैं थोड़ी बहुत जो सुनने में नहीं होंगी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब करेंगे इम्प्लीमेंट तो बहुत ऑब्वियस हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है दिलीप? ठीक है, हाँ, cool. कूल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सएमएल का ये फॉर्मेट है, मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो ये एक्सएमएल बन गया। ठीक है, एक्सएमएल बहुत अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है, लाइक दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एक्सएमएल दैट आई कैन शो। ठीक, तो आगे चलते हैं इस पर। रेस्ट एपीआई क्या होती है, ये सब वापस से आते हैं जो हम यहाँ पीछे थे, एक्सएमएल और सॉरी रेस्ट एपीआई और सोप के बीच में। तो ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, व्हाट इज अ रेस्ट एपीआई एंड व्हाट इज अ सोप एपीआई, राइट? तो रेस्ट एपीआई में क्या है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेटफुल ट्रांसफर। ठीक है, नाम खतरनाक सा है, नाम के अंदर अभी नहीं घुसते, जब रेस्ट एपीआई बनाएंगे तब फिर से इसमें जाएंगे अंदर पूरा। बट यस, इट टू नो कि इट इज नॉट अ प्रोटोकॉल। ठीक है, अपने आप में आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये। तो प्रोटोकॉल क्या होता है कि दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, इट डिफाइंस कि आपका जो मैसेज है किस ऑर्डर में ट्रांसफर होंगे और एग्जैक्टली कौन से मैसेज ट्रांसफर होंगे, तो वो प्रोटोकॉल होता है। आर्किटेक्चरल स्टाइल इज मतलब वो थोड़ा सा अलग चीज हो गई प्रोटोकॉल से। आर्किटेक्चरल स्टाइल में आप बस ये बताओगे कि कंपोनेंट्स का आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है? फिर वही मैं मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस चीज को इनिशियली समझना कि आर्किटेक्चरल स्टाइल और प्रोटोकॉल में क्या फर्क है। सिंपल सा अगर बोलें कि इट्स लाइक आर्किटेक्चर में, हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि सर्वर ही हमारे एप्लीकेशन को रिस्पॉन्स देगा या एप्लीकेशन ही सर्वर को रिक्वेस्ट करेगी, उल्टा नहीं होगा। तो वो हमारा आर्किटेक्चरल डिसीजन हो गया। प्रोटोकॉल में हो गया कि जब सर्वर और एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन बन रहा है तो वो कनेक्शन कैसे किस तरीके से बन रहा है, उसके रूल्स क्या है वो कनेक्शन बनाने के, तो उसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर इज लाइक मतलब थोड़ा सा लेवल इसका अलग है, ऊपर नीचे कुछ एज्यूम कर सकते हैं ऐसे कि इसमें बस बता रहे हो कि चीजें आपस में कहाँ जाएंगी। प्रोटोकॉल में यू आर टेलिंग कि वो कैसे जाएंगी, इस टाइप से बस। आर्किटेक्चर में यू आर टेलिंग कि कौन कौन सी चीजें अलाउड है। ठीक है, मैं बोलूँ जैसे सिर्फ एप्लीकेशन से सर्वर तक कनेक्शन अलाउड है, उल्टा नहीं, वो आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गया, वो आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल हो गया। प्रोटोकॉल में वो कैसे होगा वो डिफाइंड होगा। REST API is an architectural style which uses HTTP protocol, अपने आप को HTTP प्रोटोकॉल से बाइंड कर लेती है। वो इसमें नहीं लिखा हूं मैं, I didn't want anyone to get confused, तो इसलिए उसको we can अभी छोड़ सकते हैं। HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, फिर अगेन वही सेम डायलॉग बोलूंगा कि जब REST API पक्का से बनाएंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे कि गेट पोस्ट गेट पोस्ट फिर पुट पैच डिलीट, इस टाइप के हमारे पास HTTP मेथड्स होते हैं फॉर REST API। उनको कैसे देखते हैं, बस वो टर्म्स हैं, अभी फिलहाल में टर्म्स जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी उनका इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई जो है आपका जेसन यूज करती है और थोड़ा सा बैंडविड्थ कम खाती है। बैंडविड्थ मतलब इंटरनेट कितना कंज्यूम हो रहा है वो थोड़ा सा कम यूज करती है। ठीक है, थोड़ा सा कम सिक्योर होती है, बट यस उसको सिक्योर बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं रेस्ट एपीआई को। तो बेसिक यही था रेस्ट के ऊपर कि इट्स अ रिप्रेजेंटेशनल स्टेटफुल ट्रांसफर। इसको डीप में देखेंगे खोल के। इट्स नॉट अ प्रोटोकॉल, इट्स अ आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोटोकॉल इज अ वे हाउ थिंग्स कम्युनिकेट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल इज लाइक काइंड ऑफ अ मोर ऑफ अ कंपोनेंट लेवल थिंग कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को रिक्वेस्ट भेजेगा बट दूसरा वापस से इसको नहीं भेजेगा, दूसरा तीसरे को नहीं भेज पाएगा। वो आर्किटेक्चरल लेवल पे हो गया आपका। जेसन यूज करता है, बैंडविड्थ कम यूज होती है एंड आपका थोड़ा सा कम सिक्योर होता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के मैकेनिज्म थोड़े से कम है REST API में, बट वी कैन मेक इट मोर सिक्योर यूजिंग सम वेज। वो वेज भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वेज है, उनको भी डिस्कस करेंगे।
इसमें किसी को डाउट है रेस्ट एपीआई के ऊपर? कूल। अब ऐसे ही हमारा एक और है सोप, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर बताता है, ये अपने आप इसके नाम के अंदर ही प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये पूरा मैसेज का स्ट्रक्चर बता रहा है कि किस स्ट्रक्चर में मैसेज आएगा, किस स्ट्रक्चर में मैसेज जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर है। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि सिक्योर क्यों है, क्योंकि इसमें हम एक वेब सर्विस सिक्योरिटी करके चीज होती है, उसको यूज करते हैं। वो क्या करता है कि कौन से सर्वर उस डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है वो भी आप सोप के अंदर बता सकते हो, ठीक है। और सर्वर के कौन सी प्रोसेस जो सर्वर के अंदर चल रही होगी, जैसे पाइथन एक प्रोसेस हो गई, आपका डेटाबेस की एक प्रोसेस हो गई, या फिर एक कोई और इंडिविजुअल एक तीसरी कोई प्रोसेस हो गई, कौन सी प्रोसेस उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगी, कौन सी मैसेज सॉरी कौन सी सर्विस उस मैसेज को रीड कर पाएगी, वो सब इस सोप के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सोप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है यूज करने में, और इनिशियल बिगनर लेवल पे हम लोग सोप यूज ना करें तो बेटर है। बट यस, सोप एडवांस मतलब जब एंटरप्राइज लेवल पे जब जाते हैं तो फिर एंटरप्राइज लेवल पे सोप इज यूज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि वो सिक्योर हमें चाहिए होता है एंटरप्राइज लेवल पे कुछ ज्यादा ही। स्ट्रक्चर्ड वे में हमें अपने मैसेजेस यहाँ से वहाँ भेजने होते हैं, तो उसके लिए सोप यूज होती है। बट इनिशियली हमारे यूज केसेस बहुत सिंपल होते हैं, है ना। और इनिशियली भी मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक भी बोल सकते हैं यूज केसेस काफी सिंपल होते हैं। तो डेवलपर ऑफ इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल भी आपका रेस्ट एपीआई यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सोप। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आपको सोप ही करना है क्योंकि इट इज मोर सिक्योर, ऐसा नहीं है। वो उसका थोड़ा सा एक अलग से ओवरहेड होगा। ओवरहेड मतलब कि एक एडिशनल कॉस्ट होगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट टू मैनेज सोप रिक्वेस्ट। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सोप आगे चल के, बट रेस्ट इज ऑलवेज सिंपल। तो रेस्ट पे फोकस करेंगे कि रेस्ट भी हमारा सारा काम कर देती है, सोप भी हमारा सारा काम कर देती है। कुछ केसेस में सोप को यूज करना ही पड़ता है, रेस्ट को यूज नहीं करना पड़ता, वो कौन से केसेस हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बट अभी बेसिक बस डिफरेंस इसमें यही था कि सोप में और रेस्ट में, कि रेस्ट uses JSON and SOAP uses XML. SOAP is a little more secure. REST is less secure, but it can be secured using other ways. And SOAP is a protocol, and REST is not a protocol. It's a architectural style. इसमें यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो आई एम श्योर कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बिंदास प्लीज पूछ लो मेरे से, कोई टेंशन नहीं है। बट टर्म्स जाननी है ना आज के लिए, ताकि अगली क्लास में जब टर्म्स को अप्लाई करें तो वो ये रिपीट कर रहा हूँ, अप्लाई करेंगे इन सब चीजों को, सामने आएंगे। हाँ, थोड़ा सा मेरे लिए तो ज्यादा है, लेकिन आई हैव मेरे पास 4-5 दिन है टू गो थ्रू दिस, तो शायद मैं कैच कर पाऊँ। करेक्ट। हाँ मतलब एक्चुअली यही है इसका पीछे मोटिव। ये क्लास रखने का मैंने आज संडे के दिन ही ये क्लास रखी है। मैं पहले सोचा था इसको मैं फ्राइडे को इंट्रोड्यूस करूंगा, बट मैंने फ्राइडे को इंट्रोड्यूस ना करके मैंने आज ये इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट ये बीच में एक हफ्ता मैंने इस बात को हजम करने के लिए कि जो इसमें लिखा है हमारे पास ये कंटेंट का एक्चुअल में मतलब क्या है ना। तो इस वजह से मैंने आज रखा है, हम वीकडेज में इस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें नेक्स्ट क्लास से पहले। कूल, थैंक यू। कूल कूल, कोई दिक्कत नहीं है ना। और किसी को कुछ डाउट है? नहीं तो मैं पूछना स्टार्ट करूं लोगों से। मतलब काफी लोग तो इंटरेक्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी। देखें जरा कौन कौन है वो लोग, एक बार नाम पढ़ते हैं थोड़े से। यस, स्टार्टिंग से चलते हैं। रुद्र, हिज इंटरेक्शन इज गुड। आई थिंक प्रकाश यादव, आपका इंटरेक्शन थोड़ा सा कम है। फिर प्रांजल, आई डोंट रिमेम्बर कि प्रांजल से कोई इंटरेक्शन हुआ। स्तुति एंड भाग्यश्री, आई थिंक दे आर न्यू। रजत इंटरेक्ट्स गुड। सौरभ ने भी आज कुछ कुछ शायद लिखा है चैट पे, राइट। एंड विधि, नो इंटरेक्शन एट ऑल। तो बात बात किया करो यार आपस में, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा करो, मजा तभी तो आएगा फिर, राइट। या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं शायद कि सब लोगों को एक साथ एक बार में सब समझ में आ गया, एक बार में सब हजम हो गया। तो जो भी डाउट है पूछो एकदम बिंदास होके। हम्म।
नहीं, नो वन। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, सबको सब आज समझ में आ सबको गया है सब ना? समझ में आया। हाँ, सबको सब समझ में आया, तो मैं किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ, राइट? चलो, मैं परेशान नहीं करूंगा ज्यादा। संडे है, एंजॉय करो संडे अपना, ऐश करो, है ना? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। व्हाट्सएप पे नंबर है आपके पास सभी का, वैसे सभी के पास मेरा नंबर है। प्राइवेटली पूछ लेना, या ग्रुप में पूछना है ग्रुप में पूछ लेना। आई एनकरेज बोथ, कैसे भी हो, इट्स अप टू यू। सर ओके बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर हम लोग को एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो वो Correct. सर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कॉलेज में? बिल्कुल, आप कहीं भी सबमिट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने बनाई एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन है, ओके सर। तो रेज्यूमे, उसको रेज्यूमे में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। रेज्यूमे के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा इफ यू हैव अ एप्लीकेशन दैट इज होस्टेड ऑन प्लेस। हाँ, एक्चुअली होता है व्हाट अभिषेक सेज, उस दिन नितेश भी सेम चीज कर रहे थे। इट actually makes a very huge difference when you write, some running application live in the market into your resume. मेरा जो resume था, जब मैं कंपनीज में बैठ रहा था Amazon में, तो मेरे resume में सिर्फ applications नहीं, कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं था। मेरे उसमें सिर्फ लाइव प्रोजेक्ट है जो मैं उसमें चला रहा था, वो भी मतलब मुझे 2-3 ही उसमें से छांट के लिखने पड़े, क्योंकि एक पेज का रिज्यूमे बनाना होता है। एंड यू हैव टू एक्सप्लेन टू दी जो इंटरव्यूअर है कि आप क्या करते हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है। वो उससे बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है इन सब चीजों से, है ना? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन थिंग्स लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इफ यू फोकस योरसेल्फ ओवर दिस, आपको आगे चल के ना बहुत फायदा होने वाला है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब डेवलपमेंट में आप जब करोगे ना एक प्रॉपर कंपनी के अंदर, इट विल बी लाइक नेक्स्ट लेवल। राइट। कोई और कुछ कह रहा था शायद रुद्र के साथ। चैट पे क्या लिखा है? लाइफ प्रोजेक्ट्स डिफरेंशिएट्स कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो करना ही है, तो सबकी एप्लीकेशन बनेगी। एंड प्लीज, मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो व्हाट्सएप पे इनएक्टिव हैं थोड़े से, मैसेज पढ़ते हैं, आई डोंट नो, नहीं पढ़ते, क्लास में आ रहे नहीं आ रहे। तो वो बड़ी वाला जो मैं आपको बता रहा था, स्किल बड़ी वाला, उसमें थोड़ी सी ऐसा दिक्कत हो सकती है, राइट? तो प्लीज आज सब लोग जो जो एक्टिव हैं एटलीस्ट, वो व्हाट्सएप पे मुझे कुछ भी लाइक बताएं अपने बारे में, इंट्रोडक्शन दें, सो दैट वी कैन हैव मोर कम्युनिकेशन बिटवीन बडीज व्हेन वी आर क्रिएटिंग, राइट? तो वो आज का मेरा मोटिव था, मैंने जो बड़ी लिस्ट बनाई है आप लोग को डिस्क्लोज करने की, बट मैंने सोचा नहीं, पहले एक बार आप लोग आपस में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, सो दैट इट्स मच मोर कन्वीनियंट फॉर यू गाइस, राइट? तो आज सब लोग एक काम करेंगे, क्लास के बाद जब भी टाइम मिले, सब लोग अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, लाइक हाय माय नेम इज पुशान एंड आई एम एसडी एट Amazon, राइट? इस टाइप से बस इतना लिख देना। कोई क्लास में पढ़ता हो, हाय माय नेम इज दिस एंड आई एम स्टडीइंग इन 10th क्लास, ऐसा कुछ भी लिख देना, इट्स परफेक्ट, ठीक है? कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट? करेक्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, ठीक है, फिर चलते हैं यार, अगर किसी को डाउट नहीं है तो मैं अवेलेबल हूँ, पूछ लेना मेरे से। संडे एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द सेशन, बहुत मजा आया। थैंक यू, Yeah. Bye. बाय। Okay. Bye. Thank you. Thank you, Pushan. Bye. थैंक यू सर। Thanks, Pushan. Bye. Thank you.